हेलो एंड वेलकम बैक टू सर्विस सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बीपीएससी ऑल एग्जामिनेशन साइंस के सवाल को डिस्कस करेंगे। ये इस सीरीज का पार्ट नंबर 2 है। यहाँ पे हम बीपीएससी के द्वारा 2026 में अभी तक जितने भी एग्जामिनेशंस हुए हैं उन सबको हम डिस्कस कर रहे हैं। उन सबके जो साइंस के क्वेश्चन हैं उनको काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं। इसका पीडीएफ जो है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से बाई करना पड़ेगा, तो वहां से आप कांटेक्ट कर कर इसको ले सकते हो। ठीक है। और जैसे ही प्रिपेयर होगा इस बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो इससे पहले यदि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। बाकी चलिए शुरुआत करते हैं। हम देख रहे हैं इस पेपर को बीपीएससी ऑडिटर अंकेक्षक जो है, जिसका 5 जुलाई 2026 को हुआ है, उसके साइंस के प्रश्न देखेंगे। टोटल 37 प्रश्न है, जिनमें से मैंने 20 प्रश्न जो था उसको पहले क्वेश्चन जो सीरीज था उसमें डिस्कस किया पहले पार्ट में। दूसरा पार्ट है कि पूछ रहा है आपसे कौन सा मॉलिक्यूल है जो पैरामैग्नेटिक है। ठीक है। कौन सा मॉलिक्यूल है वो पैरामैग्नेटिक है। तो देखो, मैग्नेट जो होता है ना, मैग्नेट जो होता है वो डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक तीन टाइप के होते हैं। डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। तो हमसे पूछ रहा है कि जो पैरामैग्नेटिक होता है वो क्या है। तो सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि ये अनुचुंबकीय का मतलब होता क्या है। तो वैसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में लाया जाए, जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में लाया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र की ओर हल्के से आकर्षण होते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की ओर जो है वो थोड़ा सा अट्रैक्ट होता है, थोड़ा सा अट्रैक्ट होता है। और इसका मुख्य कारण होता है कि उनके जो ऑर्बिटल्स होते हैं, उनके जो ऑर्बिटल्स होते हैं उन ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये अट्रैक्ट होता है। ये अट्रैक्शन का रीजन क्या होता है, ये जो अट्रैक्शन है इस अट्रैक्शन का रीजन क्या है। तो इस अट्रैक्शन का मैं कह रहा हूं कि रीजन है क्योंकि वहां पे उनके जो ऑर्बिटल्स होते हैं, उनके जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स मतलब जो कक्षक, कक्षक बोलते हैं इसको। उनके जो कक्षकों होते हैं, ऑर्बिटल्स जो होते हैं, उन ऑर्बिटल्स में क्या होता है, तो उन ऑर्बिटल्स के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसी कारण से ये अट्रैक्ट जो है वो होता है। ठीक है। अट्रैक्ट जो है वो होता है। अब यहाँ पे देखो कि कौन सा ऑप्शन जो है वो अनुचुंबकीय में आता है, कौन सा जो है वो अट्रैक्शन में आता है, इस बारे में बात यहाँ पे करनी है। तो आप देखो कि O2 को, सबसे पहले हम O2 को देखते हैं। तो O2 क्या है, O2 मतलब ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हैं, तो इलेक्ट्रॉन इसके पास 16 हो जाएंगे। 8 गुना 2 16। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो होता है, उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार O2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो इसके जो सर्वोच्च ऊर्जा वाले विपरीत आबंध जो होता है वो पाई कक्षक एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल्स में तो जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा हुआ रहता है। और इन्हीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण लिक्विड O2 जो होता है, तरल ऑक्सीजन जो होता है, वो चुंबक की ओर आकर्षित होता है और इसका रंग जो है वो हल्का नीला होता है। ठीक है। इसका रंग जो होता है वो हल्का नीला होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां से आंसर बनेगा। ये क्या है, 16 है। अब इस 16 में कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड हैं, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो वहां पे यहां पे दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो अनपेयर्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये तो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिल गए और यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल जो होता है वहां पे दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। अब इसी दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण, इन्हीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण लिक्विड O2 जो होता है वो चुंबक की ओर आकर्षित होता है और हल्का जो है वो कैसा कलर देता है, ये भी लिक्विड हो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है। तो लिक्विड O2, ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है। तो ये आंसर इसका होगा। वहीं आप यदि और ऑप्शंस की बात करोगे तो देखो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का जब देखोगे तो इसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें कुल जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन है।
इसके कुल जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन है, और जब इसका मॉलिक्यूलर थ्योरी लिखोगे तो इनमें जो है वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं होते हैं। कक्षक में जो है वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इस कारण से H2 जो होगा वो क्या होगा, वो डायामैग्नेटिक होगा। डाया मैग्नेटिक होगा, याद रखिएगा H2 जो है वो डायामैग्नेटिक होगा। उसके बाद जो आता है वो F2 है। F2 मतलब फ्लोरीन है। फ्लोरीन में क्या है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो 18 है। फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो 18 है, और इसके सभी कक्षक जो है वो पूरी तरीके से पेयर्ड है। यहाँ भी पेयर्ड है, 18 में भी पेयर्ड है, तो इस कारण से यह भी जो है वो डायामैग्नेटिक ही है। यह भी जो है वो डायामैग्नेटिक है। उसके बाद जो है वो N2 है। N2 मतलब नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो 14 है। ठीक है, नाइट्रोजन में 14 है, और इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर पिछली क्लास में भी हमने देखा था कि बॉन्ड ऑर्डर जो है वो इसका कितना होता है, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका जो है वो 3 होता है। ठीक है, 14 3, और उससे आगे जब बढ़ोगे तो 2.5 जो है 2.5 बोल रहा हूँ, 0.5 जो है वो बढ़ते चला जाता है, और सभी इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे भी पेयर्ड होते हैं। तो ये पेयर्ड है, तो इसका मतलब ये भी जो है वो डायामैग्नेटिक है। ठीक है, अब आप ऐसा सोच रहे हो ना कि नॉर्मल हवा हवा में पढ़ के क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, तो नॉट नॉट पॉसिबल। आप देख रहे हो कि चीजों को कितना ज्यादा कंसेप्चुअल जो है वो पूछा जा रहा है, और 11th 12th की जो चीजें हैं उनको भी ऐड किया जा रहा है, तो इस कारण से डिटेल से पढ़ना बहुत जरूरी है। और आपने देखा होगा कि मैंने अपनी क्लासों में कितनी डिटेल से केमिस्ट्री को बताया है। अभी फिजिकल खत्म हुआ है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक अभी बाकी है। ठीक है, तो ये हो गया। अब सवाल आपके दिमाग में आएगा कि डायामैग्नेटिक जो है वो क्या होता है, और फेरोमैग्नेटिक क्या होता है। ठीक है, डायामैग्नेटिक, अभी बहुत चीज इसमें पूछता है, के का वैल्यू भी पूछता है, तो उतना एक ही क्वेश्चन में नहीं डिस्कस किया जा सकता है। डायामैग्नेटिक क्या है, और उसके बाद फेरोमैग्नेटिक क्या है। फेरोमैग्नेटिक क्या है, तो डायामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक क्या है ये समझ लेते हैं। तो जो भी जो भी पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रिपील करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, रिपल्सन करते हैं, रिपील्ड करते हैं, रिपील्ड करते हैं, वो सारे जो है वो डायामैग्नेटिक होते हैं। और इनके जो है वो सारा इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसा होता है, डायामैग्नेटिक का पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये समझ में आ गया, इनके सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। उसके बाद फेरोमैग्नेटिक आता है। फेरोमैग्नेटिक क्या है, तो जिन मॉलिक्यूल्स में इवन संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे अणु, अणु मतलब मॉलिक्यूल्स, जिन मॉलिक्यूल्स में इवन नंबर में, इवन संख्या में, सम संख्या में, इवन संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, इवन संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं, वह जो है वो प्रायः डायामैग्नेटिक होते हैं। लेकिन 10 से 16 इलेक्ट्रॉन वाले अणु जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स जिनमें इवन संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो जो है वो कहलाएंगे डायामैग्नेटिक। लेकिन लेकिन 10 से 16 इलेक्ट्रॉन वाले जो अणु होते हैं वो इसके अपवाद होते हैं, और ये जो है वो पैरामैग्नेटिक जो है वो कहलाते हैं। ये जो है वो पैरामैग्नेटिक कहलाते हैं। तो ये आपको समझना हो, थोड़ा सा शायद प्रॉब्लम हुई है कहीं। अब देखो फेरोमैग्नेटिक को समझो कि फेरोमैग्नेटिक क्या है। तो फेरोमैग्नेटिक होता है ना कि चुंबक की ओर बहुत तेजी से फेरोमैग्नेटिक जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में तेज अट्रैक्शन होता है। ये मैं एक बेसिक बता रहा हूं, बाकी फिजिक्स में बहुत डिटेल से समझना होता है। अट्रैक्शन, यहां पे जो अट्रैक्शन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, स्लो। तो स्लो जब होगा तो वो पैरामैग्नेटिक होगा,
बहुत तेज अट्रैक्शन होगा तो फेरोमैग्नेटिक होगा, और बाकी जो है वो रिपील करेगा तो वो डायोमैग्नेटिक होगा। अब जब फेरोमैग्नेटिक में देखो कौन सा आएगा, लोहा आएगा, कोबाल्ट आएगा, निकेल आएगा, पूछा जाता है ये सब सवाल। उसके बाद ये आपको याद रखना है, हमने देख लिया पैरामैग्नेटिक का, समझ लिया कि पैरामैग्नेटिक जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण हुआ। ठीक है, पैरामैग्नेटिक जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण हुआ। उसके बाद आपको एक एक कंसेप्ट जो है वो समझना है। इसको मैं इस तरीके से आपको थोड़ा सा अलग जो है वो लेकर समझा देता हूँ। देखो, कोई ऐसे मॉलिक्यूल हैं, मॉलिक्यूल मतलब क्या है, अणु। ठीक है, कोई ऐसा मॉलिक्यूल है, कोई ऐसा अणु है, तो जिन अणुओं में इवन संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इवन संख्या में, इलेक्ट्रॉन जो है वो इवन संख्या में होता है। तो ऐसे में जब इलेक्ट्रॉन इवन संख्या में होता है तो ऐसे जो होते हैं उनको जो है वो क्या कहा जाता है, उनको जो है वो डायामैग्नेटिक कहा जाता है। इनको जो है वो डाया मैग्नेटिक बोलते हैं, इनको डाया मैग्नेटिक बोलते हैं। लेकिन लेकिन इसका जो है वो अपवाद है, इसका जो है वो अपवाद है। और अपवाद क्या है, अपवाद ये है, अपवाद ये है कि 10 से लेकर 16 इलेक्ट्रॉन वाले, 10 से लेकर 16 इलेक्ट्रॉन जो है, 10 से लेकर 16 इलेक्ट्रॉन वाले जो भी है वो इसके अपवाद में आते हैं। अपवाद 10 से लेकर 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये जो होते हैं 10 से लेकर 16 इलेक्ट्रॉन, इनमें क्या क्या आ जाएगा, इनमें जो है वो आप रख सकते हो जैसे कि O2, जैसे कि बिट 2, जो एग्जामिनेशन में ही पूछा गया है, तो O2 बिट 2। और उसके बाद जो है वो आप यहाँ पे रख सकते हो, O2 बिट 2 हो गया, ये याद रख लो। और ये सब अपवाद है। और 10 से लेकर जो 16 इलेक्ट्रॉन यदि आता है तो वो सब कहाँ पे रहेगा, वो सब कहाँ पे रहेगा, वो पैरामैग्नेटिक में आएगा, पैरा मैग्नेटिक में आएगा, पैरा मैग्नेटिक में आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे यदि सवाल पूछा जाता है कि O2 अणु का अणुचुंबकीय व्यवहार जो है वो किस आधार पर आप समझ सकते हो, डायामैग्नेटिक जो व्यवहार होता है O2 का, वो समझ सकते हो आप MOT थ्योरी से। MOT थ्योरी मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मैंने समझाया है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण ऐसा जो है वो होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण ऐसा होता है। तो इसका जो है वो स्क्रीनशॉट आप लेके रख लोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां से मैं बेसिक समझा देता हूं कि क्या आपको याद रखना है। तो पैरामैग्नेटिक जो होता है वो कैसा होता है, तो पैरामैग्नेटिक मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके पास होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके पास होंगे। ठीक है, और वो अट्रैक्ट होगा मैग्नेट की तरह थोड़ा सा, पैरामैग्नेटिक जो है वो अट्रैक्ट होगा थोड़ा सा मैग्नेट की तरह। और एग्जाम्पल आपको याद रखना है पैरामैग्नेटिक का क्या क्या, पैरामैग्नेटिक जो होते हैं उनका एग्जाम्पल आपको याद रखना है, एग्जाम्पल आपको याद रखना है। एग्जाम्पल में आप क्या क्या रखोगे, एग्जाम्पल में आप O2 लिख लो, O2 तो इसका आंसर ही होगा। दूसरा एग्जाम्पल आप इसका लिख लो, दूसरा एग्जाम्पल आप इसका लिख लो NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो ये आप इसका याद रख सकते हो। डायामैग्नेटिक ऑल इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर्ड होते हैं, रिपील करते हैं, रिपील करते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो इसके होते हैं डायामैग्नेटिक के क्या होते हैं, वो पेयर्ड होते हैं। यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, हर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होता है। इसके एग्जाम्पल N2 H2 F2 जो आपके यहाँ पे दिया हुआ है, इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे, N2 F2 H2, ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए। और वहीं जो है ये आपको ध्यान रखना होगा। और बाकी याद रखना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार 10 से 16 इलेक्ट्रॉन वाला जो स्पेशल होता है, स्पेसिस जो होता है, वो ऑलवेज पैरामैग्नेटिक होता है। 10 से 16 इलेक्ट्रॉन वाला ऑलवेज जो है वो पैरामैग्नेटिक जो है वो होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और लिक्विड ऑक्सीजन जो यहाँ पे दिया गया है, ये 16 इलेक्ट्रॉन वाला है, इसी कारण से यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और इसी कारण से ये जो है वो क्या कहला रहा है, ये जो है वो
ये जो है वो पैरामैग्नेटिक कहलाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल अगला है कि कार्बोक्सी पेप्टीज, कार्बोक्सी पेप्टीडेज किस धातु का एंजाइम है? कार्बोक्सी पेप्टीज, पेप्टीडेज, कार्बोक्सी पेप्टीडेज जो है वो एक एंजाइम है। तो वो किस धातु का एंजाइम है, ये आपसे सवाल जो है वो पूछा गया है। देखो, कार्बोक्सी पेप्टीज जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जो है वो पाचक एंजाइम होते हैं। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण एक पाचक एंजाइम है। पाचक एंजाइम है, कैसा ये एंजाइम है? कार्बोक्सी पेप्टाइड जो है ये पाचक एंजाइम है। ठीक है, ये पाचक एंजाइम है। और पाचक एंजाइम जो होता है वो क्या होता है? वो होता है प्रोटेज, वो होता है प्रोटेज। ठीक है, पाचक एंजाइम है जो कि पैंक्रियाज के द्वारा निकलता है। ये कहाँ से निकलता है? तो अग्नाशय जो होता है, पैंक्रियाज जो होता है, पैंक्रियाज से स्रावित होता है, सिक्रेट होता है, स्रावित होता है। ठीक है, कार्बोक्सी पेप्टिडेज जो है वो कहाँ से निकलता है? तो वो पाचक एंजाइम है, प्रोटेज है, और वो अग्नाशय से निकलता है, पैंक्रियाज से निकलता है। इसका मेन जो काम होता है, इसका मेन जो फंक्शन होता है, इसका जो फंक्शन है इस एंजाइम का फंक्शन होता है कि इसका मेन काम होता है प्रोटीन के पाचन के दौरान जो पेप्टाइड की श्रृंखला बनती है, पेप्टाइड का जो चेन बनता है, उसके लिए जो सी टर्मिनल होती है, कार्बोक्सियल टर्मिनल होता है, उसके एंड पे, उसके छोर से अमीनो एसिड को काटकर हटाना होता है। उसके छोर से अमीनो एसिड को ये काट के हटाता है। तो ड्यूरिंग डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है, ड्यूरिंग डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के डाइजेशन के टाइम, प्रोटीन के पाचन के दौरान जो पेप्टाइड का चेन होता है, वहां पे पेप्टाइड चेन होता है, पेप्टाइड चेन होता है, चेन मतलब श्रृंखला हो गया, पेप्टाइड श्रृंखला होती है। ये जो पेप्टाइड श्रृंखला का, इस पेप्टाइड चेन का क्या होता है? पेप्टाइड चेन का सी टर्मिनल होता है, सी टर्मिनल जिसको बोला जाता है कार्बोक्सी, कार्बोक्सी टर्मिनल। तो कार्बोक्सी टर्मिनल जो होता है, उस कार्बोक्सी टर्मिनल, सी टर्मिनल के छोर से, सी टर्मिनल का जो छोर होता है, जो एंड होता है, उस छोर से, उस एंड से अमीनो एसिड को काट के हटाता है, अमीनो एसिड को काट कर हटाता है। सवाल पूछा जा सकता है, याद आपको रखना है। और यह जो है, यह एक मेटालो एंजाइम है। यह एक मेटालो एंजाइम है, यानी कि इसे काम करने के लिए अपनी एक्टिव साइट पर एक धातु की आयन की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये कैसा एंजाइम है? तो ये जो एंजाइम है, इस एंजाइम को बोलते हैं, इस एंजाइम को बोलते हैं, ये जो एंजाइम है, इस एंजाइम को यहां पे लिखते हो, इस प्रकार के एंजाइम को बोला जाता है मेटा मेटालो मेटालो एंजाइम, मेटालो एंजाइम। मेटालो एंजाइम मतलब सीधा सा यहाँ पे मेटल है, मेटालो मतलब मेटल, और एंजाइम मतलब ऐसा एंजाइम जिनको वर्क करने के लिए मेटल की आवश्यकता हो। क्या लिखोगे? मेटालो एंजाइम क्या होता है? वर्क करने के लिए मेटल जो है वो जरूरी होता है, मेटल जरूरी होता है।
वर्क करने के लिए इसको मेटल अपना जो एक्टिव साइट होता है जहां पे उसको काम करना है, तो उस एक्टिव साइट पर धातु के आयन की आवश्यकता होती है। मेटल आयन जो है उसकी आवश्यकता होती है। और ये जो एंजाइम है, यहाँ पे जो मेटल एंजाइम की आवश्यकता होती है वो होता है जिंक। वो होता है जिंक। जिंक जो मेटल एंजाइम है वो यहाँ पे जरूरी होता है। जिंक के आयन जो है वो जरूरी होते हैं। जिंक का आयन जो है वो पानी के अणु को पोलराइज्ड करके पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ने में मदद करता है। ये करता क्या है? जिंक जो है वो पानी के अणु को पोलराइज्ड करके वाटर मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूल को ध्रुवीकरण कर कर, ध्रुवीकृत कर कर, मतलब पोलराइज्ड कर कर, फ्लोराइज्ड करके, फ्लोराइज्ड करके क्या करता है? पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ता है। पेप्टाइड बॉन्ड तोड़ता है। अब देख रहे हो कितना डीप से पूछा गया है सवाल। हमने बस इतना पढ़ा है कि प्रोटीन को पचाते हैं, उसमें जो है वो जो जो एंजाइम लगते हैं वो नॉर्मल हमने पढ़ रखा है। लेकिन यहां देखो कितना डीप है। कार्बोक्सी पेप्टिडेज एंजाइम पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको पता है ना कि अमीनो एसिड से मिलकर ही प्रोटीन बना होता है, इस कारण से। और अमीनो एसिड जो होता है ना, एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है। तो उस पेप्टाइड बॉन्ड को जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक प्रोटीन तो पचेगा नहीं, प्रोटीन तो टूटेगा नहीं। प्रोटीन अमीनो एसिड में टूटना है। और अमीनो एसिड कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है? तो एक दूसरे से वो जुड़ा हुआ है पेप्टाइड बॉन्ड से। तो पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ना है, और इसी पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या जरूरी है? जिंक के आयन जरूरी है। जिंक का आयन जरूरी है। और वो एंजाइम कौन सा जरूरी है? तो कार्बोक्सी पेप्टिडेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। कार्बोक्सी पेप्टिडेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। उसी तरह से कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो होता है, जो कि ब्लड में CO2 परिवहन में मदद करता है। और अल्कोहल डिहाइड्रेनेज जो एंजाइम होता है वो भी जिंक पर ही डिपेंड करता है। वो भी जिंक पर ही डिपेंड करता है। तो जिंक पर डिपेंड करने वाले और भी एंजाइम होते हैं जिनको आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो जिंक पे डिपेंड करने वाले और कौन कौन से एंजाइम है यहां पे मैं लिख देता हूं। तो यहां पे आपको लिखना है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है वो जिंक पे डिपेंड करता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज का काम क्या है ये भी मैं यहाँ पे लिख ही देता हूं। इसका काम होता है ब्लड में CO2 ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ब्लड में CO2 ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ये हो गया। ठीक है, उसके साथ ही दूसरा भी एक एंजाइम है जो रहता है इसी पे डिपेंडेंट, और वो जो एंजाइम है उसको बोलते हैं एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है। इस ये भी जिंक पर निर्भर रहता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। उसी के साथ साथ आपने एक इंसुलिन के बारे में भी सुना होगा। इंसुलिन जो होता है ये भी जिंक पर डिपेंडेंट होता है। ये भी जो है वो जिंक पर डिपेंडेंट होता है। इंसुलिन में भी जिंक धातु होता है। तो अग्नाशय के इंसुलिन हार्मोन में भी जिंक धातु मौजूद होता है। तो ये जिंक से ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जिंक कहाँ कहाँ होता है? तो कार्बोक्सी पेप्टी
50 डेज में, उसके बाद कार्बोनिक एनहाइड्रेज में, इंसुलिन में, उसके साथ ही एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज में। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। उसके बाद और भी ऑप्शंस दिए गए हैं, उनको भी थोड़ा सा समझ लो। तो यहाँ से हमारा आंसर तो निकल गया है, आंसर तो जिंक निकल गया है, लेकिन कुछ और ऑप्शंस हैं जिनको समझना होगा क्योंकि सवाल यहाँ से आते हैं। ठीक है, सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। तो पहला है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम मैग्नीशियम जो होता है, यह एंजाइम जो होता है वो काइनेज और पौधे के क्लोरोफिल में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। यह जो एंजाइम होता है वो कहाँ मिलते हैं? तो ये एंजाइम जो होता है वो काइनेज, काइनेज जैसे कि हेक्सोकाइनेज, तो ये कहाँ कहाँ मिलता है मैग्नीशियम? ये मिलता है काइनेज में। बस रटना पड़ेगा और कोई उपाय है नहीं, और एक डिटेल में एक ही वीडियो में नहीं जाया जा सकता है। काइनेज में मिलता है ह्यूमन में। और वहीं प्लांट की बात करें तो प्लांट में जो क्लोरोफिल होता है उसमें मिलता है, प्लांट में क्लोरोफिल में, प्लांट में जो क्लोरोफिल होता है उस क्लोरोफिल में मिलता है। ठीक है, उसका मेन धातु है। आयरन की बात करें तो आयरन जो होता है वो हीमोग्लोबिन में मिलता है। हीमोग्लोबिन को एच बी लिख रहा हूं, मायोग्लोबिन को एम बी लिख रहा हूं। हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, और उसी के साथ साथ जो है वो कैटलेज, कैटलेज जो एंजाइम होता है वहां पे भी पाया जाता है। कैटलेज एंजाइम, कैटलेज एंजाइम है, वहां पे भी ये पाया जाता है। उसके बाद कॉपर आता है। कॉपर के बारे में क्या आपको जानना है? तो कॉपर जो होता है वो हीमोसाइनिन है। कॉपर जो है वो क्या होता है? हीमोसाइनिन में पाया जाता है। अब हीमोसाइनिन के बारे में ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है कि हीमोसाइनिन के कारण ही ब्लड का कलर जो होता है वो कैसा होता है? तो ब्लड का कलर नीला होता है। ब्लू ब्लड जो होता है वो हीमोसाइनिन के कारण होता है, और हीमोसाइनिन में सीयू होता है, कॉपर होता है। इसी के साथ साथ साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, ये एक श्वसन एंजाइम है, वहां पे भी ये पाया जाता है। ठीक है, वो कौन सा है? साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। साइटो साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, ऑक्सीडेज। तो ये यहाँ एंजाइम है जो कि एक श्वसन से संबंधित एंजाइम है, तो इसमें जो है वो कॉपर मिलता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, कई बार जो है वो सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल पूछा रहा है कि राउट का नियम है, राउल्ट जो है उसका नियम है, उसके लिए गणितीय रूप क्या है? राउल्ट के नियम के लिए ये सवाल आपसे पूछ रहा है, राउल्ट के नियम के लिए। तो बहुत स्ट्रेंज सवाल आपके लिए होगा। तो ये राउल्ट का जो नियम है वो केमिस्ट्री में जब आप सॉल्यूशन चैप्टर पढ़िएगा, विलियन चैप्टर पढ़िएगा, तो वहां पे राउल्ट का नियम जो है वो पढ़ना होता है, जिसको मैंने आपकी क्लास में बताया भी है, एक बार आप चेक कर लोगे। तो जब किसी सॉल्वेंट, देखो एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट। ठीक है, एक होता है सॉल्यूट। सॉल्वेंट मतलब क्या होता है? विलायक, विलायक। और ये सॉल्यूट मतलब विलय। सॉल्यूट जो होता है उसका मतलब होता है विलय, मतलब जो चीज घुलाया जा रहा है। किसमें घुलाया जा रहा है? जैसे पानी, पानी क्या है? पानी जो है वो सॉल्वेंट है, और इसमें जो है वो सॉल्ट क्या है? नमक क्या है? तो नमक जो है वो सॉल्यूट है। इतना समझ में आ गया? तो जब किसी सॉल्वेंट में, कोई भी सॉल्वेंट हो, और खास करके हम शुद्ध प्योर सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, जब कोई सॉल्वेंट में कोई अवाष्पित विलय मिलाया जाता है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया जाता है, जैसे कि नमक, जैसे कि चीनी, तो विलायक का वाष्प दाब जो है, वेपर प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो जब भी कोई सॉल्वेंट है
ऐसे लिखो, जब जो है प्योर सॉल्वेंट में, प्योर सॉल्वेंट में, प्योर सॉल्वेंट में क्या मिलाया जा रहा है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में क्या है? तो हम चीनी मिला दें या तो नमक मिला दें, नमक या तो चीनी मिला दें। तो इस जब मिलाया जाता है तो इस मिलाने से क्या होता है ना कि जो विलायक होता है, विलायक का वेपर प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो जाता है, वेपर प्रेशर जो है कम जाता है, वेपर प्रेशर जो है वो कम गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो राउल्ट का जो नियम होता है, वो राउल्ट के नियम के अनुसार ये जो वाष्प दाब में ये जो रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हुआ, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो हुआ, वो विलियन में विलय के मोल फ्रैक्शन, मोल अंश जो होता है ना, उस मोल अंश ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है। तो राउल्ट का लॉ यहाँ पे होता है, राउल्ट का वेपर कम जाता है, तो यहाँ पे राउल्ट का लॉ क्या होगा? जो राउल्ट का लॉ होगा कि वाष्प दाब में, वेपर प्रेशर में रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो ये वेपर प्रेशर में जो कमी आई, वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन आया, ये जो कमी आई, ये विलियन में विलय के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। ये जो होता है वो इक्वल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसको फॉर्मूले के रूप में जब आप एडजस्ट करोगे तो कैसे एडजस्ट होगा? फॉर्मूले के रूप में कैसे एडजस्ट होगा? तो फॉर्मूले में सबसे पहले तो डिनोशन आपको डिनोट किया जाएगा कि किससे क्या डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले आता है पी जीरो, पी जीरो से डिनोट होता है प्योर विलायक का वाष्प दाब। ठीक है, तो ये जो होता है वो विलायक जो होता है सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर को वीपी लिख रहा हूं, वेपर प्रेशर। उसके बाद पी जो होता है वो विलियन का वाष्प दाब है। ठीक है, वो विलियन, पूरा जो विलियन है सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। उसके बाद जो है वो तीसरा आता है पी जीरो माइनस पी। तो यदि पी में, पी जीरो मतलब सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है उसमें से पूरा सॉल्यूशन में से घटा देते हैं, पूरा सॉल्यूशन का जो है वो घटा देते हैं, तो यही तो लोअर हुआ है। तो ये क्या हुआ? कमी जो आई, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर में जो कमी आई वो हो गया। और उसके बाद अगर इस पे जो है वो पी जीरो माइनस पी हो गया, अभी अगर इस पे जो है वो वटा में हम पी जीरो को लेके आएंगे तो वाष्प दाब का अपेक्षिक जो है वो अवनमन ये हो जाएगा, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो जाएगा। तो पी जीरो माइनस पी बटा पी जो होगा, बटा पी जीरो होगा, वो क्या होगा? ये हो गया वाष्प दाब का अपेक्षित अवमनन, अवमन। तो ये हो गया रिलेटिव लोवरिंग, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब उसके बाद जो है वो एन बाई एन प्लस एन जो हो गया वो विलय का मूल अंश होता है, एन जो होता है, यहाँ पे एन मैं लिखता हूं,
ये जो छोटा n होता है ये है विलय का मोल, सॉल्यूट का विलय का मोल है, और ये जो बड़ा n है ये विलायक का मोल है, सॉल्वेंट का मोल। अब मोल नहीं पता है तब तो बड़ी समस्या है भाई, मोल तो पता होना चाहिए आपको। इतना समझ में आ गया? तो यहीं से जो फॉर्मूला लिखा जाएगा, तो ये मोल अंश टोटल कितना होगा, तो ये विलायक का मोल यदि n है, विलायक का मोल यदि n है, तो मोल अंश जो है वो क्या होगा, वो होगा n प्लस n। तो ये हो गया विलय का मूल अंश, विलय का मूल अंश। टोटल में से विलय क्या है, परसेंटेज जैसे निकालते हो वैसे है। तो यहां से जो सही फॉर्मूला आप लिखोगे, पीओ माइनस पी बाई पीओ, पीओ माइनस पी बाई पीओ। तो यहाँ गलत, यहाँ गलत, तो ये दो ऑप्शन अब बच रहा है, पीओ माइनस पी बाई पीओ, ठीक है। उसके बाद एन वाला लिखोगे, उसके बाद जो है वो n बटा n प्लस एन, n बटा n प्लस एन। तो यहां से ये वाला आपका ऑप्शन क्लियर हो जा रहा है, ये वाला ऑप्शन आपका क्लियर हो जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है, बाकी याद रट लो पूरा अच्छे तरीके से, जितना समझाना था वो मैंने समझा दिया है, ठीक है। बाकी मैंने क्लास में अपना बताया भी था इस फॉर्मूले को। और विलयन के वे गुण जो केवल विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उनकी नेचर पर निर्भर नहीं करते, वो चार होते हैं। जैसे कि वाष्प दाब का अपेक्षित अवमंदन, लोअरिंग हो रहा है, उसके बाद एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद डिप्रेशिएशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, कभी डिटेल से और समझ लेंगे। तो राउल्ट लॉ जो होता है वो लोअरिंग, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यही वाला आपको याद रख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला क्या होता है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है आपको, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, और यहाँ पे डिपेंड्स करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट के पार्टिकल्स पे, ना कि नेचर पे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है। ये आसान सा सवाल है, एल्युमिनियम का अयस्क जो है वो नहीं है। तो जो फेल्सपार है, बॉक्साइड है, कोरंडम है, लेकिन गैलेना नहीं है। अब गैलेना क्यों नहीं है, क्योंकि गैलेना जो है वो सीसा का अयस्क है ना भाई, ये तो है लेड का, सीसा का। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसका रासायनिक सूत्र जो है वो क्या होता है गैलेना का, तो गैलेना का रासायनिक सूत्र होता है पीबीएस, पीबीएस, ठीक है। और गैलेना जो है वो प्राइमरी ओर होता है लेड का, और इंपॉर्टेंट सोर्स होता है सिल्वर का, ठीक है। इंपॉर्टेंट सोर्स जो है वो सिल्वर का ये है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फेल्सपार जो होता है वो पृथ्वी की क्रस्ट में सबसे अधिक पाए जाने वाला खनिज का एक समूह है। इसमें एल्युमिनियम और सिलिकेट होता है, ठीक है। फेल्सपार में एल्युमिनियम और सिलिकेट होता है। बॉक्साइड जो है वो ये एल्युमिनियम का सबसे मुख्य, प्रमुख और मुख्य जो है वो वाणिज्यिक अयस्क होता है। Al2O3 इंटू 2H2O, इसका फॉर्मूला जो है वो बॉक्साइड का होता है, और सबसे ज्यादा कॉमर्शियल लेवल पे यही जो है वो यूज होता है। कोरंडम जो होता है वो एल्युमिनियम ऑक्साइड का प्राकृतिक रूप है, और यह बहुत कठोर होता है। अगर लाल कलर का हो तो रूबी लाल, और नीलम जो होता है वो इसी के जो है वो जर्म स्टोन है। जो आप नीलम खरीदते हो पहनने के लिए, पत्थर जो होता है ना, वो सब इसी का है, कोरंडम का ही होता है। तो ये ध्यान आपको रखना होगा, ठीक है। बाकी एल्युमिनियम को प्रोसेस करने के कई सारे तरीके होते हैं, जैसे एक हॉल हेरोल्ड प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में उपयोग जो एल्युमिनियम होता है, एल्यूमिना जो होता है बॉक्साइड से प्राप्त होता है, उसका इलेक्ट्रोलिसिस कर कर सीधा एल्युमिनियम जो है वो निकाल देते हैं। तो हॉल्ट हेरोल्ड प्रक्रिया से एल्युमिनियम निकाला जाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। क्रायोलाइट जो होता है वो इसे एल्यूमिना का मेल्टिंग पॉइंट कम करने के लिए मिलाया जाता है। तो क्रायोलाइट आपको याद रखना होगा, क्रायोलाइट। क्रायोलाइट का यूज जो है वो किस लिए किया जाता है, तो मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कम करने में, मेल्टिंग पॉइंट कम करने में यूज किया जाता है। सबसे ज्यादा जो है वो क्रस्ट में एल्युमिनियम ही मिलता है। मोस्ट अबंडेंट मेटल जो है वो एल्युमिनियम ही होता है, ध्यान आपको रखना होगा।
और मरकरी का सिनेबार होता है जिसको HgS कहा जाता है। आयरन का हेमेटाइट मैग्नेटाइट हो गया, लेड का गैलेना हो गया, एल्युमिनियम का बॉक्साइड कोरंडम, क्रायोलाइट, फेल्सपार, ये सब ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट सवाल फिर से पढ़ते हैं, बहुत टफ आ गया है। क्वेश्चन का आंसर देख के चलोगे तो ज्यादा अच्छा है, बाकी समझना तो मुश्किल ही हो जाता है, बाकी मैं ट्राई करूंगा ही। तो ये जो है ना, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कैटलिस्ट से संबंधित ये प्रश्न है। यहाँ पे आपको सीधा सुमेलित करना है कि कौन सा किससे संबंधित है। तो सीधा आपको समझना है कि पहला जो होगा ना, पहला का 4 होगा, ये रटना पड़ता है और कोई उपाय नहीं है। ठीक है, ये रटना पड़ेगा। विल्किंसन उत्प्रेरक जो है वो RHCl PP H33 को ही बोला जाता है। उसके बाद दूसरा जो है वो रोडियम का कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स जो होता है, रोडियम का कार्बोनिक कॉम्प्लेक्स जो होता है, अ, वो जो होता है RH कॉम्प्लेक्स इसको कहते हैं, RH कॉम्प्लेक्स इसको कहा जाता है। तो रोडियम आधारित जो उत्प्रेरक का उपयोग जो होता है वो हाइड्रो फॉर्मेलिशन और मोनसेंटो एसिटिक एसिड प्रक्रिया में किया जाता है। तो ये बहुत ज्यादा टफ हो जाता है ना, तो इतना आपको नहीं समझना है। दूसरा का, पहला का जो है वो 4 होगा, दूसरा का जो है वो 3 होगा, तीसरा जो ट्रांस वाला है इसका जो है वो 1 होगा, वास्क यौगिक, और चौथा SbFt जो चौथा है, एंटीमनी ट्रास ट्राई फ्लोराइड जो है इसका जो है वो 2 हो जाएगा, दूसरा नंबर का हो जाएगा। तो बस आपको याद रख लेना है और कुछ उपाय है नहीं इसका। कभी पूछ लिया जाए तो विल्किंसन उत्प्रेरक जो है वो RHCl PP H33 है। वॉक्स कंपाउंड जो होता है, वॉक्स कंपाउंड जो होता है वो क्या होता है, तो IR कॉम्प्लेक्स होता है। वास्क कंपाउंड जो है वो IR कॉम्प्लेक्स होता है। और उसके बाद स्वाट रिजेंट जो होता है, ये उतना नहीं जरूरी है, तो बस इतना याद रख लो। और यहाँ से आंसर आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए जाएगा। और ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना मुश्किल है, नामुमकिन कह दो तो ज्यादा अच्छा है। वह विलियन जिसका pH 5 है, तो आपको बताना है कि क्या है। ठीक है, तो pH स्केल में यदि 5 है तो वो एसिडिक है। ठीक है, वो एसिडिक है। तो आप ऑप्शन देखो, सीधा लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी, एसिडिक होता है। बस इतना से ज्यादा कुछ समझना ही नहीं, एसिडिक होता है। बाकी पीएच वैल्यू के बारे में आपको पता होगा कि वो जो है वो विलियन जो है वो वो लॉग में चलता है। ठीक है, लॉग में चलता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। जैसे पीएच 5 का विलियन है, पीएच एच वाले विलियन की तुलना में जो है वो 1 लाख गुना अधिक अम्लीय होता है। दोगुना या आधा कहना बिल्कुल गलत होता है, ये सीधा जो है वो कैसा होता है, 1 लाख गुना अधिक होता है। तो ये एसिडिक है, बाकी उतना डिटेल में नहीं जाना है, कभी वैसा पूछेगा तो देख लिया जाएगा। लघु गणक में ये चलता है, ये आपको ध्यान रखना होगा, लघु गणक में चलता है, मतलब लॉगरिथम में चलता है। पीएच स्केल की खोज सोरेनसन ने की थी। एसिडिक रेन का पीएच वैल्यू 5.6 होता है। ह्यूमन ब्लड का पीएच वैल्यू 7.4 होता है, स्लाइटली बेसिक होता है। तो बस इतना ही पूछना है। 1 यूनिट पीएच ड्रॉप जो होता है वो 10 टाइम्स होता है। तो कभी भी जैसे 3 पूछ लेगा तो 10 टाइम्स जैसे ही करोगे तो वो 300 गुना हो जाएगा, ऐसे करके जो है वो आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट सवाल, बड़ा समतुल्य स्थिरांक जो होता है वो क्या दर्शाता है कि, ठीक है, लार्ज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो क्या दर्शाता है, ये आपसे पूछा है। तो ये समतुल्य पर प्रणाली में मुख्यतः उत्पाद होता है, समतुल्य पर प्रणाली में मुख्यतः जो है वो उत्पाद होता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ आपको जाना होगा। केमिकल इक्विलिब्रियम में जो समतुल्य स्थिरांक होता है उसको प्रोडक्ट की सांद्रता और रिएक्टेंट की जो सांद्रता होती है उसका अनुपात होता है। के इक्विवेलेंट जो होता है प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट्स होता है। गणित के अनुसार यदि नोमिनेटर जो है वो प्रोडक्ट का मान डिनोमिनेटर से बहुत बड़ा होता है तो के इक्विवेलेंट का मान बड़ा हो जाता है, ये सब आपको पता भी है। तो ये मुख्यतः जो है वो समतुल्य प्रणाली में यह मुख्यतः उत्पाद होता है। के स्थिरांक बड़ा, बहुत बड़ा है, तो ये केवल और केवल प्रोडक्ट होता है, बस इतना समझना है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट होता है, क्योंकि के जो है वो बहुत ज्यादा है तो यह दर्शा रहा है कि अभिक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और इक्विलिब्रियम पर बर्तन में मुख्य रूप से केवल और केवल प्रोडक्ट जो है वो बचा हुआ है। ठीक है, क्योंकि लगभग पूरा हो चुका है ना। वहीं ऑप्शन देख लो,
ये तो पूरा हो चुका है, रिएक्शन कंप्लीट हो गया। रिएक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अब ऑप्शन नंबर बी को देखो। समतुलता पर प्रणाली में मुख्यतः अभिकारक होते हैं। ये तब होता है जब के इक्विवेलेंट का मान बहुत छोटा होता है। तो जब भी के का मान जो है वो छोटा होगा, तब वो अभिकारक होता है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस की बात हो रही है, स्वतः की बात हो रही है। तो ये गिब्स फ्री एनर्जी वाला जो थ्योरी बताया था, निगेटिव होता है जब, तभी ये होता है। ठीक है, और बाकी एंडोथर्मिक जो होता है, ऊष्मा अवशोषी, वो केमिकल इक्विवेलेंट में इससे जो है वो कुछ ऐसा पता चलता नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, सवाल पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेसिक अमीनो एसिड। ठीक है, क्षारीय अमीनो अम्ल जो है वो कौन सा है। ठीक है, तो देखो, अमीनो अम्ल जो होता है, अमीनो अम्ल क्या है, अमीनो एसिड जो है वो क्या है। अमीनो एसिड जो है वो प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक है। प्रोटीन जो है, इसी प्रोटीन जो है वो इसी अमीनो एसिड से तो मिलकर बना हुआ ना है। कितने अमीनो एसिड, तो 20 अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ होता है प्रोटीन। प्रोटीन 20 अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ होता है। और एक अमीनो एसिड जो होता है, एक अमीनो एसिड जो होता है वो दूसरे अमीनो एसिड से जो बॉन्ड बनाता है, वो बॉन्ड होता है पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो होता है। तो देखो, अमीनो एसिड जो भी होते हैं, पहला तो अमीनो एसिड है, तो अमीनो एसिड जो होता है उसके पास क्या होता है, उसके पास जो है वो पहला एक ग्रुप होता है, जो कि ग्रुप होता है एसिडिक, एसिड वाला ग्रुप होता है। और दूसरा जो ग्रुप होता है वो होता है क्षार वाला, वो जो होता है वो बेसिक ग्रुप होता है। तो जो अमीनो एसिड के पास एसिडिक ग्रुप होता है, अम्लीय ग्रुप होता है, वो होता है COOH। COOH जो समूह है वो हो गया। और बेसिक जो ग्रुप होता है वो NH2 होता है। NH2 होता है। ठीक है, NH2 होता है। इतना समझ में आ गया। अब जो भी अमीनो एसिड जो होता है, उनका जो साइन चेन होता है, उतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। तो उनके साइन चेन में जो है वो एक एक्स्ट्रा अमीनो समूह जो है वो होता है, और वो कौन वाला होता है, बेसिक वाला होता है। और वे जो है वो बेसिक नेचर के हो जाते हैं, और उनका जो पीएच वैल्यू हो जाता है वो 7 से ज्यादा होता है। तो ये वाला जो बेसिक वाला है ना, वो वैसे अमीनो एसिड जिनका जो साइड चेन होता है, जिसको आर ग्रुप कहा जाता है, उसमें एक एक्स्ट्रा अमीनो समूह होता है जो कि NH2 होता है, बेसिक वाला होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब देखो, जो नेचर है ना, उस नेचर में मुख्य रूप से केवल आपको 3 अमीनो एसिड जो है वो होते हैं। ठीक है, 3 अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो क्षारीय होते हैं। ठीक है, 3 अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो क्षारीय होते हैं, और तीनों का नाम आपको याद होना चाहिए। पहला जो है वो आ गया हिस्टाडिन। हिस्टाडिन, पहला जो अमीनो एसिड है वो हिस्टाडिन है। दूसरा जो अमीनो एसिड है वो है आर्जिनिन। दूसरा जो अमीनो एसिड है वो है आर्जिनिन। आर्जिनिन। तीसरा जो अमीनो एसिड है वो है लाइसिन। लाइसिन। अब ये जो लाइसिन है ना, ये तीनों जो है, हिस्टाडिन, आर्जिनिन और लाइसिन, ये तीनों जो है वो अमीनो एसिड ऐसे हैं जो बेसिक हैं। बेसिक अमीनो एसिड ये हैं। अब इनको याद कैसे रखना है, तो हिस्टाडिन के लिए आपको H याद रख लो। ठीक है, उसके बाद अर्जानिन के लिए जो है वो, ठीक है, आर्जिनिन जो है उसके लिए ए याद रख लो। और लाइसिन जो है उसके लिए ये एल याद रख लो। तो हाल से आप इसका याद रख सकते हो। अब विकल्प में आप देखो कि कौन सा है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे लाइसिन है। ठीक है, लाइसिन जो है वो है। तो लाइसिन हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा।
कि लाइसिन एक अमीनो अम्ल है जो कि क्षारीय है, और बाकी हिस्टाडिन, अर्जिनिन और लाइसिन तीनों क्षारीय होते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। और क्षारीय का ग्रुप कौन सा होता है, तो NH2 इसमें रहता है। ठीक है, जो भी अम्लीय एसिड होते हैं, जिन अमीनो एसिड के नाम के अंत में एडिस लगा हो, वो आपको अम्लीय होते हैं। ठीक है, वैसे अमीनो एसिड जिनके नाम के अंत में आपको एसिड मिल जाए, जैसे कि ग्लूटामिनिक एसिड, जैसे कि एस्पार्टिक एसिड, तो वो एसिडिक होते हैं। ठीक है, वो एसिडिक होते हैं। हमारा जो ह्यूमन बॉडी होता है, उसके लिए इसेंशियल अमीनो एसिड चाहिए। मानव जो शरीर होता है, उसमें 20 में से 9 अमीनो एसिड जो है वो खुद से नहीं बना पाता है। 20 में से 9 अमीनो एसिड जो है वो खुद से नहीं बना पाता है, तो इस कारण से 9 अमीनो एसिड जो है वो हमको बाहर से लेना पड़ता है, तो ये जो है वो आवश्यक अमीनो एसिड हो जाता है। 9 जो है उसको बोलते हैं इसेंशियल। अब यहां से ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा जो है वो इसेंशियल नहीं है, ये भी सवाल पूछा गया है। तो इसेंशियल और लाइसिन जो होता है ना, लाइसिन क्या है, ये एक आवश्यक अमीनो एसिड है, तो ये भी सवाल पूछा गया था। लाइसिन जो है वो एक कैसा है, तो ये आवश्यक है, इसेंशियल है। ये सवाल बिहार SI में भी पूछा गया था और BPSC में भी पूछा गया था, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, और आपको सबसे सिंपलेस्ट यदि अमीनो एसिड की बात करें, सवाल आपसे पूछा जाए कि सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कौन सा है, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, सिंपलेस्ट अमीनो अम्ल जो है वो कौन सा है, तो वो जो होगा वो होगा ग्लाइसिन। ग्लाइसिन जो होता है वो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है, और ऐसा अमीनो एसिड जो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो, तो वो भी जो है वो ग्लाइसिन ही होता है। ग्लाइसिन क्या है, ऑप्टिकली ऑप्टिकली इनएक्टिव, इनएक्टिव। ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव जो है वो ग्लाइसिन होता है। तो ग्लाइसिन सबसे सिंपल, सबसे छोटा अमीनो एसिड है, सबसे सरल है और सबसे छोटा अमीनो एसिड है, सबसे छोटा अमीनो एसिड हो जाता है। यह जो होता है वो उदासीन होता है। ग्लाइसिन जो है वो कैसा है, तो ग्लाइसिन का जो नेचर होता है वो उदासीन होता है, उदासीन होता है। ठीक है, उदासीन मतलब नेचुरल होता है। यह एकमात्र अमीनो एसिड है जो प्रकाशीय रूप से ऑप्टिकली जो है वो इनएक्टिव होता है। तो ये सब इसके बारे में याद रख लो आप, ध्यान रहेगा। बाकी बाइल जूस के बारे में आपको पता है कि बाइल जूस एक जो है, बाइल जूस जो होता है वो एसिड नहीं होता है, यह अमीनो एसिड नहीं है। यह जो है वो लीवर में कोलेस्ट्रॉल से बनता है और फैट को पचाने में हेल्प करता है। और बाइल जो है वो कोई एंजाइम नहीं है, ये भी मैंने आपको बता रखा है। ये कंफ्यूज कभी मत होइएगा, बाइल कोई भी एंजाइम नहीं है। ये फैट को केवल और केवल इमल्सिफाई करता है, उसको पचाता नहीं है। वो फैट को इमल्सिफाई कर देता है, उसके बाद लाइपेज जो होता है वो फैट को पचा देता है। ठीक है, ठीक है, पायसीकरण इसके द्वारा किया जाता है, बस इतना याद रख लो। उसके बाद एलानिन की बात करें, तो एलानिन भी एक जो है वो एलिफैटिक अमीनो एसिड होता है जो कि नेचुरल है। एलानिन भी जो है वो नेचुरल है, नेचुरल है। कैसा अमीनो एसिड है, नेचुरल है, एलिफैटिक अमीनो एसिड इसको कहा जाता है। तो यहां से ये सब आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। सवाल है कि साइटोकाइनेसिस जो होता है, साइटोकाइंस, ये कहाँ पे होता है मेनली। साइटोकाइंस जो होता है वो मुख्यतः कहाँ होता है। ठीक है, साइटोकाइंस, तो देखो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, उस इम्यून सिस्टम के द्वारा एक सिक्रेशन होता है, स्रावित किया जाने वाला बहुत छोटा प्रोटीन या फिर बहुत छोटा जो पेप्टाइड होता है ना, उसी को साइटोकाइंस कहा जाता है। साइटोकाइनेसिस एक अलग प्रोसेस है जो कि आपको सेल डिवीजन में पढ़ना होता है, लेकिन यहाँ पे जो साइटोकाइंस दिया गया है, साइटोकाइंस क्या है, तो इम्यून सिस्टम के द्वारा सिक्रेट किया गया बहुत छोटा प्रोटीन या फिर पेप्टाइड होता है। ये क्या है, ये स्मॉल प्रोटीन या तो पेप्टाइड है, स्मॉल प्रोटीन या स्मॉल पेप्टाइड इसको कह लो। ठीक है, ये सीधा पेप्टाइड है, तो ये स्मॉल प्रोटीन है या फिर स्मॉल पेप्टाइड होता है, जो कि कहां से निकलता है, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, प्रतिरक्षा तंत्र होता है, उसके द्वारा निकलता है। तो ये
जो है वो स्रावित कहाँ से होता है? स्रावित जो होता है वो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र इम्यून सिस्टम से होता है। इम्यून सिस्टम से स्रावित होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसका काम क्या होता है? इसका काम क्या होता है? तो ये जो है वो कोशिकाओं के बीच मैसेंजर का काम करता है। ठीक है, ये जो है वो कोशिकाओं के बीच मैसेंजर का काम करता है। और जब शरीर में कोई वायरस या फिर कोई बैक्टीरिया आपका हमला करता है, तो जो डब्ल्यूबीसी होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स जो होता है, वो साइटोकाइनेसिस छोड़ती है ताकि शरीर की जो अन्य प्रतिरक्षी कोशिकाएं होती हैं, इम्यून सेल्स होता है, उनको जो है वो सतर्क किया जा सके, उनको जो है वो सतर्क किया जा सके ताकि जो है वो सतर्क हो जाए और उसके बाद जो है वो सूजन इन्फ्लामेशन जो है वो पैदा करके संक्रमण से लड़ा जा सके। तो ये इसका जो है वो मेन काम होता है। तो ये क्या है? वो एक पेप्टाइड है। क्या है? पेप्टाइड है। वर्क क्या है? वर्क फंक्शन क्या है? तो वर्क जो इसका होता है वो होता है मैसेंजर का काम करता है, कोशिकाओं के बीच संदेश वाहक का काम करता है। संदेश वाहक का काम करता है, मैसेंजर का काम करता है। जब भी कोई वायरस आप पे अटैक करता है तो डब्ल्यूबीसी जो है वो साइटोकाइंस जो है वो छोड़ती है। कौन छोड़ता है? तो साइटोकाइंस कहाँ से छोड़ा जाता है? तो डब्ल्यूबीसी से। डब्ल्यूबीसी व्हाइट व्हाइट ब्लड कार्पल्स होता है, उनसे छोड़ा जाता है और शरीर में जो है वो इन्फ्लेमेशन पैदा करता है और उसके बाद बैक्टीरिया जो है उनको मारता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। देखो एक फैक्ट है जो याद रख लो, साइटोकाइंस स्टॉर्म क्या होता है? साइटोकाइंस स्टॉर्म क्या होता है? तो कोविड 19 जब हुआ था, तो इस महामारी के दौरान यह शब्द जो है वो चर्चा में था। जब शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है वो बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव हो जाए, बहुत एक्टिव हो जाए और बहुत अधिक मात्रा में साइटोकाइंस जो है वो छोड़ा जाता है, तो शरीर अपनी ही स्वस्थ कोशिकाएं जो होती हैं उनको नष्ट करने लगता है और इसी को साइटोकाइंस स्टॉर्म कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना होगा कि साइटोकाइंस साइटोकाइंस स्टॉर्म। साइटोकाइंस स्टॉर्म क्या है? तो जब खुद ही इम्यून सिस्टम जो होता है वो खुद की सेल को ही मारने लगे, खुद की सेल को ही मारने लगे, तो इसी को ये कहा जाता है। इंटरफेरॉन क्या है? तो यह भी साइटोकाइन का ही एक प्रकार है जो कि वायरस से संक्रमित कोशिकाओं के द्वारा अन्य स्वस्थ कोशिकाओं को बचाने के लिए स्रावित किया जाता है। तो ये इंटरफेरॉन कहलाता है। क्या कहलाता है? इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन जो है वो क्या है? तो ये साइटोकाइनिन का एक टाइप है। इंटरफेरॉन जो है वो टाइप ऑफ साइटोकाइंस है। साइटोकाइन का एक टाइप है जो कि वायरस से संक्रमित जो कोशिकाएं होते हैं उसके द्वारा अन्य स्वस्थ कोशिकाओं को बचाता है। तो हेल्दी सेल्स को बचाता है। हेल्दी सेल्स को वायरस से बचाता है, वायरस से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा, पूछा जाता है। बाकी लिपिड आपको पता है, लिपिड है ये फैट होता है। लिपिड जो है वो फैट होता है जो कि प्रोस्ट्रा प्रोस्टेट जो ग्लैंड होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड जैसे कुछ जो रासायनिक संदेश वाहक जो है वो लिपिड से बने होते हैं, लेकिन साइटोकाइंस जो है वो प्रोटीन का बना होता है। तो प्रोस्टा ग्लैंड जो होता है वो जो है वो एक केमिकल संदेश वाहक है और वो फैट का बना होता है। लिपिड मतलब क्या है? लिपिड मतलब सीधा सा आप फैट की बात कर रहे हो। ठीक है, और जो प्रोस्टा ग्लैंड होता है, प्रोस्टा ग्लैंड जो होता है वो सब जो है वो फैट का ही बना होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। कार्बोहाइड्रेट वैसा तो कुछ है नहीं। कार्बोहाइड्रेट जो है वो स्टार्च, ग्लूकोज, स्टार्च, ये सब होता है। एनर्जी का ये रूप है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ये सिग्नल मॉलिक्यूल्स नहीं है।
स्टेरॉइड की बात करें तो ये कोलेस्ट्रॉल से बना हुआ लिपिड हार्मोन होता है, जैसे टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, कोर्टिसोल, ये सब आपको ध्यान रखना होगा। तो अभी के लिए ये सब याद रख लो। तो एंटीवायरल आपसे पूछा जाए कि एंटीवायरल एंटीवायरल साइटोकाइनिन साइटोकाइनिन कौन है? तो ये क्या है? ये एंटीवायरल है। एंटी वायरल इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि रक्त वाहिकाओं में कैल्शियम आयन की सांद्रता बढ़ने से क्या होता है? रक्त की वाहिकाओं में, ये जो है वो ब्लड वेसल्स है। अब इस ब्लड वेसल्स में ब्लड का फ्लो हो रहा था। अब इस ब्लड में क्या हुआ? इस ब्लड में जो क्या हुआ, इसमें कैल्शियम जो है वो बढ़ गया। इसमें जो है वो कैल्शियम जो है वो बढ़ गया। तो यदि इस ब्लड में कैल्शियम के आयन जो है वो बढ़ जाते हैं, कैल्शियम के आयन जो है वो बढ़ जाते हैं, तब क्या होता है? तो देखो, कैल्शियम आयन जो है वो मांसपेशियों के जो मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके लिए मास्टर स्विच की तरह काम करता है। ठीक है। कैल्शियम आयन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम आयन जो होता है वो क्या करता है? ये जो है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए काम करता है। काम इसका क्या है? मसल का कॉन्ट्रैक्शन करना, मांसपेशियों को संकुचित करना। मसल कॉन्ट्रैक्शन। और आपको पता है कि मांसपेशियों में खिंचाव के कारण ही, संकुचन के कारण ही जो है वो आप काम कर पाते हो। तो मास्टर स्विच की तरह ये कैल्शियम आयन जो है वो काम करता है। यदि हमारे रक्त वाहिकाएं जो होती है, ब्लड वेसल्स जो होती है, और खास करके जो धमनी होती है, आर्टरी जो होते हैं, उनकी दीवारों में स्मूथ मसल्स जो है वो पाई जाती है। तो हमारे जो ब्लड वेसल्स होती है ना, उन ब्लड वेसल्स की जो दीवार होती है, ये जो ब्लड वेसल्स की दीवार है, तो इस ब्लड वेसल्स की दीवार पर ये येलो कलर का जो मैं बना रहा हूं ना, ये येलो कलर का जो मैं बना रहा हूं, ये क्या है? ये दोनों साइड जो येलो कलर का है, दोनों साइड जो येलो कलर का है, इसको क्या बोला जाता है? तो ये जो है वो स्मूथ मसल है। क्या है? चिकनी मांसपेशियां होती हैं। ठीक है। स्मूथ मसल है। क्या है? स्मूथ मसल है। समझ में आ गया? ये स्मूथ मसल जो है वो पाई जाती है। तो जब रक्त वाहिकाओं की कोशिकाओं के अंदर कैल्शियम आयन जो है वो कंसंट्रेशन उसका बढ़ जाता है, तो मांसपेशियां जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है। मांसपेशियां क्या होगा? जैसे जैसे कैल्शियम आयन जो है वो यदि बढ़ेगा, कंडीशन क्या हो रहा है? कैल्शियम यदि बढ़ जाएगा, कैल्शियम का आयन यदि बढ़ जाएगा, कैल्शियम का आयन यदि इंक्रीज कर जाएगा, तो क्या होगा? मसल कॉन्ट्रैक्शन भी इंक्रीज करेगा। कॉन्ट्रैक्शन जो है वो भी इंक्रीज कर जाएगा, मांसपेशियां जो है वो सिकुड़ जाएगी। और धमनियों के सिकुड़ने की इस प्रक्रिया जो होता है, ये जो धमनियां इस तरीके से जो नजर आ रही है, अब वो कैसी हो जाएगी? तो वो सिकुड़कर ऐसी हो जाएगी। वो सिकुड़कर ऐसी हो जाएगी। अब इतना ही स्पेस बचता है जाने के लिए ब्लड को, तो वो सिकुड़कर ऐसे हो जाएगी। ठीक है। तो ये जो सिकुड़ने का प्रोसेस हुआ, ये जो सिकुड़ चुकी है, ये जो सिकुड़ चुकी है, इसको बोला जाता है वेसो वेसो कंस्ट्रिक्ट वेसो कॉन्स्ट्रिक्शंस, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है वेसो कंस्ट्रिक्शन, रक्त वाहिकाओं का संकुचन। वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन इसको कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां से आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर बन जाएगा। अब ये वेसो कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो उस वेसो कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्या होगा? अब जब जैसे ही स्पेस छोटा हुआ, तो क्या होगा कि ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हाई कैल्शियम इन वेसल से क्या होता है? तो वेसो कॉन्ट्रैक्शन होता है, नसों का सिकुड़ना होता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। लो कैल्शियम जब होगा तो क्या होगा? वो लो कैल्शियम जब होगा तो वो ब्लॉकर होगा, और उसको बोला जाता है वेसो डाइलेशन। उसको बोला जाता है वेसो डाइलेशन। तो वेसो डाइलेशन भी समझ लो आपको, वेसो डाइलेशन, जो कि ऑप्शन नंबर वन में है।
वेसोडाइलेशन, इसका मतलब होता है रक्त वाहिनियों का फैलना। तो रक्त वाहिनियां जब फैलती हैं तो उसको वेसोडाइलेशन बोलते हैं। और ये कंडीशन कब बनती है? जब लो कैल्शियम हो, लो कैल्शियम आयन हो। कैल्शियम आयन जब लो होता है तब जो है वो लो कैल्शियम में जो है वो वेसो डाइलेशन होता है। तो ये ब्लॉकर्स कहलाते हैं, नसों का फैलना होता है। और यहाँ पे कंडीशन क्या बनेगी? तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर जो होगा वो लो हो जाएगा, क्योंकि स्पेस जो है वो ज्यादा बन जाता है। तो यदि रक्त वाहिकाओं का चौड़ा या फिर फैलना है, यह तब होता है जब कैल्शियम का स्तर जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, लो कैल्शियम, कैल्शियम कमता है तो मांसपेशियां आराम करने लगती है। और हाई बीपी के मरीजों को कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो है वो नामक दवाई दी जाती है, ताकि धमनियां फैल जाए और बीपी जो है वो कम हो जाए। ये आपको समझ में आ गया होगा। बाकी मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए आयन कौन सा जरूरी है? कैल्शियम आयन। ब्लड क्लोटिंग के लिए कौन सा आयन जरूरी है? कैल्शियम आयन। ये आपको ध्यान रखना होगा। हीमोलाइसिस, हीमोलाइसिस जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, हीमोलाइसिस, हीमोलाइसिस क्या होता है? तो आरबीसी का फटना या फिर आरबीसी का टूटना जो है वो हीमोलाइसिस होता है। और इसका कैल्शियम से कोई सीधा संबंध होता नहीं है। तो ये सीधा सा क्या है? आरबीसी का, हीमोलाइसिस जो होता है आरबीसी का टूटना, ब्रेक होना या फिर फटना, आरबीसी का ब्रेक होना। समझ में आ गया इतना? नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि आ- आर्किया को एक विशिष्ट जीव के रूप में किस आधार पर पहचाना जाता है? ठीक है, एक आर्किया है, उसको विशिष्ट जीव के रूप में क्यों जाना जाता है? तो 1970 के दशक में जितने भी प्रोकैरियोटिक्स जो जीव थे, प्रोकैरियोटिक्स मतलब पुराने, पुराने मतलब बिना केंद्रक वाले जीव, तो उनको एक एक ही समूह जो है वो बैक्टीरिया था, उसमें रखा गया था। तो जब कार्ल वुज जो थे, उसने, कार्ल वुज जो थे एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। देखो, कार्ल एंड लिनियस ने ब्लड सिस्टम का खोज किया था ना। कार्ल एंड लिनियस नहीं, उन्होंने टैक्सोनॉमी की खोज की थी। तो जब टैक्सोनॉमी में अलग अलग टाइपों से डिवीजन होने लगा ना, तो पहले जो था प्रोकैरियोटिक, उन प्रोकैरियोटिक को रखा जाता था बैक्टीरिया के समूह में ही। लेकिन जब बाद में और जब डेवलपमेंट होने लगा, तो एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था कार्ल वुज। कार्ल वुज ने क्या किया? कार्ल वुज ने जो जीव थे उनको 60 राइबोसोम का जो 60s का राइबोसोमल जो होता है, उनके अनुवांशिक जो जेनेटिक सीक्वेंस होता है ना, उनको उन्होंने अध्ययन किया। कार्ल वुज जो था, उसने टेक्सोनॉमी में जो आर्किया होता है उसको डिस्कवर किया। और वो कहा कि 60s का जो राइबोसोमल आरएनए होता है, उस वो है, वो उसकी सीक्वेंसिंग करने के बाद इन्होंने ये बताया। और ये कहा कि ये जो है ना, वो बैक्टीरिया एंड यूकैरियोटिक जो होता है उसका, उससे ये अलग होता है, उससे ये अलग होता है, सेपरेट डोमेन होता है फ्रॉम बैक्टीरिया एंड यूकैरियोटिक। ठीक है, यूकैरियोट्स। तो ये इन्होंने बताया था। तो कार्ल वुज ने, कार्ल वुज, कार्ल वुज जो है उन्होंने 60s का, स्टेनबर्ग यूनिट इसको कहा जाता है, 60s का आरएनए था, आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है वो होता है। तो ये भी आरएनए जो था उसको इस तरीके से लिखते हैं, आरएनए। ठीक है, आरएनए। आरएनए का मतलब क्या हुआ? आरएनए का मतलब हुआ ऐसा आरएनए जो राइबोसोम से में मिलता हो, राइबोसोम में मिलता हो। तो ये राइबोसोमल आरएनए हो गया। वहीं एमआरएनए होगा तो वो मैसेंजर आरएनए कहलाता है। ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो ये राइबोसोमल आरएनए 60s का कार्ल वुज ने उस समय डिस्कवर किया। और कहा कि ये जो बैक्टीरिया और यूकैरियोट्स होते हैं ना, उनसे अलग एक आर्किया है, जिनके पास 60s का आरएनए होता है। कार्ल बुज ने ही बताया कि 60s का जो आरएनए होता है वो आर्किया के पास होता है, वो आर्किया जो होते हैं उनके पास होता है। ये आपको बताया गया। ठीक है, उन्होंने यह भी खोज की कि जो राइबोसोमल आरएनए होता है वो बैक्टीरिया से बिल्कुल अलग होता है। और इस आनुवांशिक अंतर के आधार पर उन्होंने जो है वो 3 क्लास जो डिवीजन है वो किया। कार्ल बुज ने 3 क्लास का डिवीजन किया, 3 क्लास का डिवीजन किया। इस आधार पर उन्होंने थ्री डोमेन सिस्टम जो है वो दिया, थ्री डोमेन सिस्टम। तो इसको थ्री डोमेन सिस्टम कह लो,
थ्री डोमेन सिस्टम। थ्री डोमेन सिस्टम इसको कह लो। ठीक है। अब इस थ्री डोमेन सिस्टम में क्या क्या इन्होंने रखा, तो पहला इन्होंने बैक्टीरिया को रखा। ठीक है, कि बैक्टीरिया है। दूसरा बैक्टीरिया के बाद इन्होंने रखा आर्किया। बैक्टीरिया के बाद आर्किया रखा, और आर्किया के बाद जो है वो इन्होंने यूकेरिया रखा। यूकेरिया रखा। ठीक है, यूकेरिया रखा। तो यहां से क्या समझ में आया, तो इनके जो राइबोसोमल आरएनए होता है उसमें विशिष्ट सीक्वेंसिंग होता है। तो इनके जो है वो इनका राइबोसोमल आरएनए में विशिष्ट अनुक्रम पाया जाता है, 60S वाला। तो ध्यान आपको रखना होगा। ठीक है, हम बात करते हैं आर्किया जो है वो एक प्रकार का, जो गाय भैंस आप देखते हो ना, रिमिटेंट्स जो जुगाली करते हैं, रिमिनेंट्स जो होते हैं उनके पेट में और दलदली भूमि में पाया जाता है। और यही जो है वो बायोगैस मीथेन जो है वो उत्पन्न करता है। ठीक है, तो आर्किया जो है वो क्या करता है, आर्किया के बारे में फैक्ट जो है वो क्या याद रख लेना है। आर्किया जो है वो कहाँ पाया जाता है, तो आर्किया जो है वो रिमिटेंट्स के पेट में और दलदली भूमि में पाया जाता है। र्यूमिनेंट्स, र्यूमिनेंट्स के पेट में पहला। दूसरा दलदली भूमि, दलदली भूमि में पाया जाता है। अब इतना आपको मैंने बता दिया ना कि रूमिटेंट्स के पेट में और दलदली भूमि में पाया जाता है, तो आप कहोगे कि ऐसी चीजें तो मीथेन निकालती है। तो यस, ये मीथेन गैस निकाल देती है। और जो प्रोसेस से मीथेन गैस निकलता है इसको मिथेनोजेन कहते हैं। इसको जो है वो मिथेनो मिथेनोजेंस बोला जाता है। मिथेनोजेंस इसको कहा जाता है। ये समझ में आपको आ गया होगा। दूसरा आपको याद रखना है थर्मोफाइल्स। क्या याद रखना है, थर्मोफिल्स। थर्मोफिल्स क्या है, ये आपको समझना होगा। तो जब आप हॉट स्प्रिंग देखते हो ना, हॉट स्प्रिंग मतलब वैसा झरना जो गर्म हो, हॉट स्प्रिंग जो झरना होता है, उबलता हुआ झरना, वहां पे ये पाया जाने वाला आर्किया है। ठीक है, तो थर्मोफिल्स जो है वो क्या है, वो भी एक आर्किया ही है। ये भी एक आर्किया ही है। ठीक है, और ये भी एक जो है वो आर्किया ऐसा, ये भी मिथेनोजेन जो है वो ये भी एक आर्किया ही है। ठीक है, ये भी एक आर्किया ही होता है। तो आर्किया यहाँ पे जो है वो पाया जाता है। और ये जो थर्मोफाइल्स आर्किया जो होता है, इसके पास पैक पॉलीमराइज और एंजाइम जो है वो होते हैं। तो उतना डिटेल में नहीं जाना है। तो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स जो होते हैं वहां पे आर्किया जो है वो रह सकते हैं। तो इसको जो है वो एक्सट्रीमोफिल्स भी कहा जाता है। आर्किया जो होता है उनका सेल वॉल जो होता है वो लैक्स पेप्टिडोग्लाइसिन का होता है। आर्किया का जो सेल वॉल होगा, आर्किया का जो सेल वॉल होगा वो किसका होगा, लैक्स पेप्टिडो ग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन जिसको स्यूडो स्यूडो म्यूरिन प्रेजेंट यहाँ पे होता है, स्यूडो म्यूरिन यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, पेप्टिडोग्लाइकेन जहां पे स्यूडो म्यूरिन प्रेजेंट होता है। क्लासिफिकेशन 60S राइबोसोमल आरएनए जेनेटिक इसके पास होता है। बैक्टीरिया, आर्किया और यूकैरिया में बांटा, थ्री डोमेन सिस्टम कार्ल वुज ने दिया था। ठीक है, तो ये इतना समझ लिया। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न जो ऑक्सीजन होता है उसके बारे में सवाल जो है वो पूछा जा रहा है। तो जब आप देखोगे कि प्रकाश संश्लेषण में जो उत्पन्न ऑक्सीजन होता है, इट इज नॉट प्रोडक्ट बाय सल्फर मेटाबॉलिज्म बैक्टीरिया।
ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वो जो होता है वो सल्फर के मेटाबॉलिज्म के करने वाला बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न नहीं होता है। तो ये सही आपका आंसर है। कार्बन डाइऑक्साइड से उत्पन्न होता है, यस। फोटो रिसेप्टर की आवश्यकता होती है, यस। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। समझते हैं इन चीजों को। तो क्या ऑक्सीजन जो है वो CO2 से आती है? सवाल आपका होगा कि क्या ऑक्सीजन जो है वो CO2 से आती है? क्या ये ऑक्सीजन जो है, ऐसे करो, मैं गलत किया हूं, कार्बन डाइऑक्साइड से उत्पन्न होती है ऑक्सीजन? तो ये आपका होगा कि गलत है, ये गलत है, कार्बन डाइऑक्साइड से उत्पन्न नहीं होता है। आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आप देखिएगा कि O2 जो है वो CO2 से नहीं आता है। O2 जो है वो CO2 से नहीं बनता है। फोटोसिंथेसिस में जो O2 बनता है वो CO2 से नहीं बनता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण में जो O2 बाहर निकलता है वो हवा से ली गई CO2 से नहीं बनता है, बल्कि जड़ के द्वारा जो पानी आता है, H2O जो जड़ ने लिया, अब इसका जो है वो इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है अंदर, फोटोसिंथेसिस ऑफ वाटर, जिसको फोटोलाइसिस कहेंगे। अब यहां से ये तोड़ा जाता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, और फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होने के बाद ये टूटता है। तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होने के बाद H और O2 में टूटेगा, O2 में टूट जाएगा, तब जाके ये जो है वो ऑक्सीजन यहां से निकलता है। ठीक है, तो 1930 में वैन नील ने इसे साबित किया था कि ये फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है। तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, इसको किसने दिया था? तो इसको दिया था वैन वैन नील ने, वैन नील ने। ठीक है, वैन लीन ने दिया था, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो आपका यहां से क्या हो गया, यहां से विकल्प ए जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ए गलत है और डी भी गलत हो गया है। तो आपका आंसर जो है, ए गलत होगा तो डी नहीं होगा, तो आपका आंसर जो है वो बी के साथ जाओगे। अब बी सत्य है। तो कुछ प्रकाश संश्लेषण बैक्टीरिया होते हैं, जैसे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया जो होते हैं, वो H2O के बजाय हाइड्रोजन सल्फाइड का उपयोग करते हैं जब वे H2S को तोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन के बजाय वो सल्फर गैस बाहर निकालते हैं। तो सल्फर मेटाबॉलिज्म करने वाले बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा, वो होता है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न जो ऑक्सीजन होता है वो कहां से आता है? तो सल्फर उपापचय करने वाले बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। क्योंकि सल्फर के द्वारा जो उत्पन्न होगा वो सल्फर होता है, ना कि वो ऑक्सीजन होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। वहां पे जो हाइड्रोजन है उसकी बजाय हाइड्रोजन सल्फाइड का उपयोग किया जाता है। तो इस कारण से आपको ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, बाकी फोटो रिसेप्टर आपको पता है, यह पौधे में होने वाला नुकसानदेह प्रक्रिया होता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण की दक्षता को कम करता है। ठीक है, फोटो रिसेप्शन, O2 उत्पन्न करने के लिए इसका कोई आवश्यकता जो है वो फोटो रिसेप्शन का नहीं होता है। ठीक है, तो फोटो रिसेप्शन की आवश्यकता होती है तो नहीं, ऐसा नहीं है, फोटो रिसेप्शन की आवश्यकता नहीं होती है। फोटो रिसेप्शन क्या है? तो फोटो रिसेप्शन है जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसमें बेस्ट फुल प्रक्रिया है, ये नुकसानदेह है। कैसा है? तो ये बेस्ट फुल प्रोसेस है, बेस्ट फुल प्रक्रिया है। समझ में आ गया? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर आपको समझ में आ गया? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण की जो लाइट रिएक्शन के दौरान थाइलोक्वाइड में होता है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर जो है वो कहाँ होता है? तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर जो होता है वो, देखो, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दो प्रकार के होते हैं। लाइट रिएक्शन जो होता है ना, तो लाइट रिएक्शन के दौरान कहाँ होता है? तो थैलोक्वाइड में होता है, थाइलोक्वाइड जो है वो होता है। देखो, जब आप क्लोरोफिल को नजदीकी से देखोगे ना, तो वहां पे ऐसे ऐसे सिक्के की तरह संरचनाएं जो है वो बनी होती है, और इन्हीं को थैलोक्वाइड जो है वो कहा जाता है। तो यहीं पे जो है वो, ये थैलोक्वाइड जो है वो, यहाँ पे लाइट रिएक्शन होता है, लाइट रिएक्शन जो है वो होता है। और इसी तरह से डार्क रिएक्शन होता है, जिसको आगे हम पढ़ेंगे।
अब एक हिल रिएक्शन होता है, तो रॉबर्ट हिल ने इसका प्रयोग करके O2 का स्रोत जो है वो बताया था कि जल है, और इसके लिए मैंगनीज और क्लोरीन आयन जो है उसकी आवश्यकता होती है। तो हिल रिएक्शन भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? हिल रिएक्शन। हिल रिएक्शन जो होता है उसमें, हिल रिएक्शन चूंकि रॉबर्ट हिल के द्वारा खोजा गया था और कहा गया था कि H2O को यूज किया जाता है, H2O को यूज किया जाता है एज ए ऑक्सीजन निकालने में। ठीक है, और इसमें जो मैंगनीज होता है जो क्लोरोफिल में पाया जाता है, और क्लोरीन आयन जो होता है उसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सोर्स ऑफ H2O जो फोटोसिंथेसिस में होता है वो H2O से निकलता है, ना कि CO2 से निकलता है। ठीक है, उसके बाद जो है वो एनॉक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस जो होता है वो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में होता है। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया जो होता है वहां पे होता है, ये याद रखना है। और रिएक्टेंट यूज्ड बाय, उसके बाद उसके जो रिएक्टेंट जो है वो यूज कौन सा करता है, तो वो जो है वो जो सल्फर H2S यूज किया जाता है, और यहीं से सल्फर जो है वो निकलता है, ना कि ऑक्सीजन निकलता है। वेस्टफुल प्लांट प्रोसेस जो है वो कौन सा होता है, तो फोटो रिसेप्शन होता है, और फोटो रिसेप्शन का जो प्रोसेस होता है वो C3 प्लांट्स में होता है। C3 और C4 टाइप के प्लांट होते हैं, कभी पढ़ लेंगे उसके बारे में। C3 प्लांट में ये होता है, ये ध्यान आपको रखना होगा। नेक्स्ट सवाल एंट्रोपी के बारे में है। 33 नंबर का सवाल है कि किस प्रणाली की ऊष्मा सामग्री को कहा जाता है? किसी प्रणाली का हीट कंटेंट जो होता है किसी सिस्टम का, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको इंथैल्पी कहा जाता है। इंथैल्पी कहाँ है, ये मैंने अपने केमिस्ट्री क्लास में बहुत डिटेल से समझाया भी है इस चीजों को। तो थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम, कुल जो सिस्टम होता है उसका टोटल हीट कंटेंट जो होता है ना, उसको इंथैल्पी जो है वो कहा जाता है। और इंथैल्पी को जो है वो एच से डिनोट करते हैं, एच से डिनोट कहा जाता है, और एच बराबर होता है यू प्लस पी भी। यू प्लस पी भी, ये जो है वो टोटल हीट कंटेंट होता है। यहाँ पे जो पी आपको दिख रहा है ये क्या है, ये प्रेशर है। भी आपको दिख रहा है ये क्या है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब चूंकि रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा जो है वो निकलती है तो वो एक्सोथर्मिक होता है, तो एंथैल्पी में जो चेंज होता है, तो चेंज के लिए डेल्टा यूज किया जाता है, तो डेल्टा एच। तो एंथैल्पी में जो चेंज किया जाता है वो निगेटिव होता है। तो एंथैल्पी जो डेल्टा चेंज होगा वो निगेटिव कब होगा, तो निगेटिव तब होगा जब वो एक्सोथर्मिक होगा। एक्सोथर्मिक, एक्सो मतलब एग्जिट, ऐसे ही याद रखो, एक्सो मतलब एग्जिट, तो ऊष्मा जो है वो बाहर निकल रही है, एक्सोथर्मिक हो गया। वहीं इंथैल्पी जो होगा, इंथैल्पी में जो चेंज होगा वो पॉजिटिव कब होगा, तो वो पॉजिटिव होगा जब ऊष्मा अवशोषित किया जाएगा। तो एक्सोथर्मिक हो गया, तो इंडो, इंडो मतलब इंटर, इंडोथर्मिक मतलब ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी तो वो इंडोथर्मिक, और वहां पे जो इंथैल्पी में चेंज आएगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इंथैल्पी समझ में आ गया। इंथैल्पी जो होता है वो टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम होता है, ये समझ में आपको आना चाहिए। उसके बाद एंट्रोपी की बात करें, ये जो ऑप्शन नंबर ए आपको दिया हुआ है, ये जो है वो एंट्रोपी बोल रहा है। एंट्रोपी क्या है, तो एंट्रोपी जो होता है उसको एस से डिनोट किया जाता है, एस से डिनोट किया जाता है। ये जो होता है वो अव्यवस्था होता है, रैंडमनेस ऑफ और डिसऑर्डर। सीधा सी बात में आपको याद रखना है, ये अव्यवस्था होता है, अव्यवस्था। एंट्रोपी, डिसऑर्डर क्या है, ये डिसऑर्डर है। तो ब्रह्मांड की एंट्रोपी जो है वो हमेशा बढ़ रही है, मतलब कि डिसऑर्डर जो है वो एंट्रोपी बहुत ज्यादा हो गया है वहां का। तो ये जो है वो ऊष्मा गतिका का सेकंड नियम होता है, अव्यवस्था। ब्रह्मांड की एंट्रोपी हमेशा बढ़ रही है, मतलब अव्यवस्था ब्रह्मांड में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। वो जो है वो थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ होता है, अव्यवस्था, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, उसके बाद यूट्रॉफी भी आ रहा है आपके पास, आपके पास यूट्रॉफी भी आ रहा है। तो इस यूट्रॉफी को भी एक्सप्लेन कर दिया जाए, तो ये पर्यावरण विज्ञान का शब्द होता है जिसको यूट्रोफिकेशन जो है वो कहा जाता है। जब पानी में न्यूट्रिएंट्स या फिर फॉस्फेट जो है वो बहुत अधिक मात्रा में हो जाता है, तो शैवाल जो है ना वो बहुत तेजी से बढ़ता है और पानी की जो ऑक्सीजन है उसको खत्म कर देता है। तो ये एक पॉल्यूशन होता है,
जिसको एंट्रोफी जो होता है वो यूट्रोफिकेशन, बार बार सवाल जो है वो पूछा गया है, यूट्रोफिकेशन। आप देखोगे कि तालाब में पूरा शैवाल ने उस पर कब्जा कर लिया है, ऊपर से पूरा हरा हो जाता है, वो क्या है, वो यूट्रोफिकेशन है। यूट्रोफिकेशन क्या है, एक पॉल्यूशन होता है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि जब पानी में कंडीशन क्या होती है, जब वाटर में न्यूट्रिएंट्स जो है ना और फॉस्फेट जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, जिस कारण से शैवाल जो है वो बहुत तेजी से बढ़ता है, और सारा का सारा शैवाल जो होता है वो ऑक्सीजन को खुद ही यूज कर लेता है, तो आगे के लिए ऑक्सीजन बचता ही नहीं है, तो मछलियां जो है वो मरने लगती है। तो ये एक पॉल्यूशन की तरह काम जो है वो करता है यूट्रॉफी। यूट्रॉफी से यूट्रोफिकेशन आता है। एंट्रोपी मतलब इस अव्यवस्था, और इंथैल्पी मतलब टोटल हीट एनर्जी, टोटल हीट एनर्जी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल पूछा जाए कि प्लाज्मा में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण रक्त जमावट घटक है। प्लाज्मा में आपको पता है कि ब्लड कोगुलेंट होता है, तो ब्लड कोगुलेंट फैक्टर कौन सा है। ठीक है, ब्लड ब्लड कोगुलेंट फैक्टर जो है वो कौन सा है। तो यहाँ पे देखो, ना तो हीमोग्लोबिन जमाता है, ना डीएनए जमाता है, ना ना कोलेस्ट्रॉल जमाता है, तो फाइब्रिन ही आपका यहाँ से आंसर होगा। लेकिन टू बी एग्जैक्ट यदि हम बात करें, तकनीकी रूप से बात करें, तो फाइब्रिन नहीं, फाइब्रोनोजिन होना चाहिए। ठीक है, फाइब्रिनोजिन होना चाहिए। जब भी आपको चोट लगता है तो वहां पे क्या होता है, एक धागे जैसी जो संरचना बन जाती है, जो फाइब्रिन में बदल जाता है। तो ये ब्लड क्लॉटिंग में फाइब्रिनोजिन जो है वो जो है वो फाइब्रिनोजिन जो होता है वो प्लाज्मा में होता है, और आगे चल के वो कन्वर्ट होता है। जैसे मैं समझाता हूँ, ह्यूमन ब्लड जो होता है, मानव ब्लड जो होता है, उसका जो तरल पार्ट होता है उसको प्लाज्मा कहा जाता है, और बाकी जो है वो ब्लड कैप्सूल्स होते हैं, जो कि 3 आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। और यहाँ पे प्लाज्मा जो होता है वो कैसा होता है, तो वो तरल पार्ट होता है, लिक्विड पार्ट होता है। तो प्लाज्मा में कई प्रोटीन जो है वो घुले होते हैं, और उन्हीं में से एक जो प्रोटीन है उसको बोला जाता है फाइब्रिनोजिन प्रोटीन, जिसको क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो कहा जाता है। तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो कौन सा है, तो वो फाइब्रिनोजिन है, फिब्रिनोजिन। फिब्रिनोजिन जो है वो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है। जब हमें चोट लगती है तो खून बहने लगता है, और रक्त में जो मौजूद प्लेटलेट्स होता है वहां से थ्रोम्बिन एंजाइम की मदद से जो है वो फाइब्रिनोजिन जो होता है वो फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है। ये फाइब्रिनोजिन जो है इसको कन्वर्ट किस में करना है, इसको फाइब्रिन में कन्वर्ट करना है, फिब्रिन में कन्वर्ट करना है। और इसको कन्वर्ट करने के लिए जो है वो क्या चाहिए, एक एंजाइम चाहिए, और उस एंजाइम को बोला जाता है थ्रोम्बिन। इसको बोला जाता है थ्रोम्बिन एंजाइम। अब ये थ्रोम्बिन एंजाइम जो है वो फिब्रिनोजिन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देता है, और फिब्रिन जो है वो एक, जैसे ऐसे देखो, मान लिया कि ये जो है वो ब्लड वेसल्स है, आपको यहाँ पे चोट लग गई, यहाँ पे ब्लड जो है वो फ्लो हो रहा है ऐसे ऐसे। ठीक है, ब्लड फ्लो रहा है, यहाँ पे आपको चोट लगी तो यहाँ से ब्लड जो है वो बाहर ऐसे निकलने लगा। अब ब्लड बाहर निकलने लगा ना, तो फिब्रिन क्या करेगा ना, ऐसे एक जाल जैसा संरचना बना देगा ऐसे ऐसे, और ब्लड को, और जो ब्लड होता है उसको जाने से रोक देगा। तो यही ब्लड क्लॉटिंग जो है वो कहलाता है। तो थ्रोम्बिन जो है वो फिब्रिनोजिन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। और फाइब्रिन जो है वो एक जाल जाल जैसा होता है, एक मेस जाता है जो, और उसी में जाकर आरबीसी जो है वो फंस जाता है, और आप कहते हो कि ब्लड का क्लोट हो गया है, ब्लड का क्लोट हो गया है। ब्लड का एक ऐसा पार्ट जहां पे जो है वो फाइब्रिनोजिन जो है वो नहीं मिलता है, वो सीरम कहलाता है। तो यदि हम ब्लड प्लाज्मा में से थक्का जमाने वाला जो प्रोटीन फाइब्रिनोजिन जो है वो हटा देते हैं, तो बचा हुआ जो पार्ट होता है जो येलो कलर का होता है वो सीरम कहलाता है। विटामिन के भी जो है वो खून का थक्का जमाने के लिए जरूरी होता है, और लीवर में जो फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन बनाने के लिए जरूरी होता है। तो ये फिब्रिनोजिन जो है वो बनता कहाँ है, फाइब्रिनोजिन जो है, फाइब्रिनोजिन जो है, और उसी के साथ साथ जो है वो प्रोथ्रोम्बिन जो है, काफी डिटेल से आगे समझ लेंगे कभी जरूरत पड़ेगा। तो इसमें कैल्शियम भी जरूरी होता है, फैक्टर 9 भी जरूरी होता है। प्रोथ्रोम्बिन जो है वो, ये कहाँ बनता है, तो ये लीवर में बनता है। और लीवर में जरूरी कौन होता है, तो विटामिन के जरूरी होता है, विटामिन के जो है वो जरूरी होता है। तो आपसे क्लोटिंग प्रोटीन पूछे तो वो फिब्रिनोजिन होगा।
आपसे क्लोटिंग जो जाल होता है वो फिब्रिन होगा। क्लोटिंग विटामिन पूछे तो आपका विटामिन के होगा। क्लोटिंग मिनरल पूछे तो वो कैल्शियम होगा, कैल्शियम का आयन होगा। ये सब आपको याद रखना चाहिए। बाकी हीमोग्लोबिन आपको पता है, और कोलेस्ट्रॉल क्या होता है ये भी पता है। तो कोलेस्ट्रॉल एक फैट होता है जो धमनियों में जमा हुआ फैट होता है, जो कि हार्ट अटैक के लिए जरूरी, मतलब हार्ट अटैक के लिए खतरनाक होता है, हार्ट अटैक आता है इससे। सवाल है कि MHC अणु जो है वो मुख्य रूप से किसके लिए जिम्मेदार है? MHC मॉलिक्यूल है वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है? ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका मतलब होता है मेजर हिस्टो कंपेटिबिलिटी प्रोटीन, इसको कहा जाता है। इसको बोला जाता है मेजर हिस्टो कॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। मेजर कॉम्पेटिबिलिटी हिस्टो कॉम्पेटिबिलिटी प्रोडक्ट जो प्रमुख उत्तक संघ तत्का जो है वो जटिल, इसका आंसर होगा। जब शरीर में कोई वायरस या बैक्टीरिया प्रवेश करता है तो हमारी कुछ कोशिकाएं होती है जैसे माइक्रोफेजेस, जो कि इम्यून सिस्टम के WBC में रखा जाता है। तो उस कोशिका में माइक्रोफेजेस में उसे रख दी जाती है, और फिर वह उस वायरस को छोटे छोटे टुकड़ों जो होते हैं उस वायरस को छोटे छोटे टुकड़ों को अपने सेल की सतह पर MHC अणुओं की एक प्लेट होता है, ट्रे होता है, उसमें सजाकर जो है वो बाहर निकाल देती है, बाहर जो है वो फेंक देती है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि MHC मॉलिक्यूल जो होता है वो बाइंड होता है पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स में, डिवाइडेड फ्रॉम द पैथोजेंस एंड डिस्प्ले देम ऑन द सेल सरफेस फॉर रिकॉग्निशन बाय द एप्रोप्रिएट टी सेल। टी सेल जो होता है वो WBC का सेल होता है, जो कि इम्यून सिस्टम में पाया जाता है, और इससे बैक्टीरिया जो है वो मारते हैं। तो ये हमारे सेना होता है, हमारा कमांडर जो है वो टी सेल होता है, टी लिम्फोसाइट इसको कहा जाता है। क्योंकि टी लिम्फोसाइट, क्योंकि ये थायरोक्सिन में जाके परिपक्व होता है, इस कारण से थायरोक्सिन जो ग्लैंड होता है ना वहां पे परिपक्व होता है, इस कारण से उसको टी सेल बोलते हैं। ठीक है, तो टी सेल जो होता है, टी लिम्फोसाइट जो होता है, वो MHC प्लेट को देखकर पहचान लेता है और शरीर पर हमला हुआ है, और फिर जो है वो वायरस को वो मार गिराता है, वायरस को खत्म करता है। तो इसको एंटीजन प्रेजेंस जो है वो कहा जाता है। इस प्रक्रिया को एंटीजन प्रेजेंटेशन जो है वो कहा जाता है। तो एंटीजन प्रेजेंटेशन में ही मेजर हिस्टोकैम्पेबिलिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो पाया जाता है। तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि बैक्टीरिया में आपका जो है वो, आपके शरीर में बैक्टीरिया ने अटैक किया, तो माइक्रोफेजेस जो WBC का होता है उसको माइक्रोफेजेस में वो ऐसे प्लेट में सजा के और उस बैक्टीरिया को ऐसे ऐसे रख लिया, और उसके बाद रख लेते हैं, फिर वायरस को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती है, एंटीजन्स में बांट देती है, और अपने सेल से MHC का एक प्लेट होता है उससे बाहर निकाल देती है। और टी लिम्फोसाइट आता है और इसी को पहचान लेता है कि अरे भाई यही तो है, और इसको पहचानने के बाद उसको मार देता है। तो इस प्रोसेस को पूरा एंटीजन प्रेजेंटेशन प्रोसेस कहा जाता है। एंटीजन प्रेजेंटेशन प्रोसेस जो है वो कहा जाता है। तो बाकी आंसर तो एंटीजन प्रेजेंटेशन ऑफ टी सेल होगा। ऑप्शन नंबर बी, टी सेल मतलब टी लिम्फोसाइट होगा। समझ में आपको आ गया होगा। ऑर्गन ट्रांसप्लांट जब भी होता है, तो जब किसी को किडनी या फिर हार्ट डोनेट किया जाता है, तो डॉक्टर सबसे पहले जो डोनर होता है और जो रिसीवर होता है उसके MHC, मनुष्यों में इसे जो है वो ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन कहते हैं। MHC जो है उसको ह्यूमन में क्या कहा जाता है? ह्यूमन में कहा जाता है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। क्या बोला जाता है? ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन इसको कहते हैं, इसको मैच करती है। यदि ये मैच नहीं होता है तो शरीर जो है वो नए अंग को विदेशी समझता है, फॉरेन समझता है, और उसको रिजेक्ट करके उसको मार भी देगा, खत्म भी कर देगा। तो ट्रांसप्लांट सफल नहीं होता है। तो ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन जो है वो दोनों का सेम होना चाहिए, तभी ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो है वो होता है, तभी ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। बाकी एंटीबॉडी प्रोडक्शन की बात करें तो एंटीबॉडी का उत्पादन जो है वो कहां से होता है? तो ये बी लिम्फोसाइट करता है, टी लिम्फोसाइट नहीं, बी सेल करता है। बी लिम्फोसाइट इसका जो है वो करता है। तो बी लिम्फोसाइट या फिर प्लाज्मा कोशिकाओं के द्वारा
ये जो उत्पादन जो है वो किया जाता है एंटीबॉडी प्रोडक्शन। और एंटीजन प्रेजेंटेशन ऑफ टी सेल जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो ये जो किया जाता है एमएचसी अणु के द्वारा किया जाता है। फैगोसाइटोसिस मतलब जीवाणुओं को जो निगलना या फिर मारना जो होता है, जो कि माइक्रोफेजेज और न्यूट्रोफिल्स जो है वो उसके द्वारा किया जाता है। ये भी सवाल जो है वो पूछा गया है। तो एमएचसी का फुल फॉर्म आपसे आपको याद होना चाहिए, मेजर हिस्टो कंपेबिलिटी कॉम्प्लेक्स, और इसी को ह्यूमन में ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन कहते हैं। मेन फंक्शन इसको होता है डिस्प्ले एंटीजन टू टी सेल, ताकि वो उसको मार सके। ह्यूमन में इसी को जो है वो HLA कहा जाता है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन कहा जाता है। क्लिनिकल यूज तो इसका जो है वो ट्रांसप्लांट में होता है यूज। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि पैराकाइन्स सिग्नलिंग अणुओं की क्रिया सीमा सीमित होती है क्योंकि पैराकाइन्स सिग्नलिंग अणुओं की पैराकाइन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैव अ लिमिटेड रेंज ऑफ एक्शन, क्यों? ठीक है, तो ये समझना है आपको। तो जीव विज्ञान जब आप पढ़ोगे तो वहां पे ना कोशिकाएं जो है वो एक दूसरे से जो बात करती है ना, उसको सेल सिग्नलिंग कहते हैं। सेल सिग्नलिंग के लिए रसायनों का उपयोग करती है। एक सेल जो है वो दूसरे सेल से बात करनी है, तो उसके लिए जो है वो क्या करता है, उसके लिए सिग्नलिंग के लिए सेल सिग्नलिंग के लिए जो है वो केमिकल्स का यूज करती है। केमिकल्स का जो है वो यूज करती है। और ये जो केमिकल्स होते हैं इनके दो प्रकार होते हैं। ये जो केमिकल्स होते हैं इनके दो प्रकार होते हैं। पहला होता है एंडोक्राइन और दूसरा होता है पैराक्राइन। पहला केमिकल जो होता है उसको कहा जाता है एंडोक्राइन, एंडोक्राइन। और दूसरा जो केमिकल होता है उसको बोला जाता है पैराक्राइन। पैराक्राइन ये क्या कर रहा है, सेल एक दूसरे से बात करने की सोच रहा है। एंडोक्राइन जो होता है वो हार्मोन होता है और इसमें सीधा खून में जाता है और पूरे शरीर में जो है वो दूर दूर तक फैल जाता है, तो लॉन्ग डिस्टेंसिंग होता है एंडोक्राइन। एंडोक्राइन जो होता है वो क्या होता है, हार्मोन होता है। और हार्मोन जो होता है वो सीधा ब्लड में जाता है और जहां पे उसका टारगेटेड होता है वहां पे जाके अटैक करेगा, तो लॉन्ग डिस्टेंस। और हार्मोन्स को अटैक करने के लिए रिसेप्टर भी होता है, ये आपको पता भी होगा, मैंने बताया है अपनी क्लासेस में, देख लीजिएगा। पैराकाइन्स जो होता है वो एक कोशिका रसायन छोड़ती है जो केवल उसे बिल्कुल आसपास की पड़ोसी कोशिकाएं लोकल मतलब शॉर्ट डिस्टेंस पर ही काम करने को देती है। तो ये जो होता है वो केमिकल होता है। और ये कैसा होता है, तो शॉर्ट डिस्टेंसिंग होता है पैराकाइन्स। शॉर्ट डिस्टेंसिंग के लिए काम करता है। तो पैराकाइन्स का असर जो है वो लिमिटेड रेंज तक होता है। वो क्यों होता है, तो पैराकाइन सिग्नलिंग अणुओं की प्रक्रिया जो है उसकी सीमा जो है वो सीमित होती है। क्यों होती है, यही तो हमसे सवाल पूछ रहा है। यही तो हमसे सवाल पूछ रहा है। इसका रीजन ये होता है क्योंकि पैराकाइन्स अणु जो होते हैं ना, उनके जो अणु होते हैं जैसे कि प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है, तो ये सब जो होता है ना वो अनस्टेबल होते हैं। और अनस्टेबल होने के कारण वे जैसे ही कोशिकाओं से बाहर निकलते हैं तो टिश्यू में मौजूद जो एंजाइम होता है वो तुरंत उनको नष्ट या फिर डिग्रेड कर देता है, विघटित कर देता है। या फिर पड़ोसी कोशिकाएं उन्हें तुरंत जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, तुरंत जो है वो सोख लेती है। इसीलिए वो खून में मिलकर वो दूर नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डिग्रेड रेपिडली। और ये क्योंकि ये अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, तो ये रेपिडली डिग्रेड होता है, बहुत तेजी से विघटित होता है या फिर अस्थिर होता है। जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, ये पैराकाइन्स अणु होते हैं। पैराकाइन्स अणु होते हैं। तो सेल सिग्नलिंग दो टाइप के होता है, एंडोक्राइन और पैराक्राइन। पैराक्राइन जो होता है वो लिमिटेड होता है। क्यों होता है मैंने बता दिया है। ठीक है, तो एंडोक्राइन सिग्नलिंग लॉन्ग डिस्टेंस तक होता है, ब्लड के माध्यम से होता है और हार्मोन के माध्यम से होता है। पैराकाइन सिग्नलिंग जो होता है वो शॉर्ट डिस्टेंस का होता है और निवरिंग सेल तक ही पहुंच जाता है, बहुत नजदीक जो सेल्स होता है वहां तक पहुंच जाता है। रीजन शॉर्ट रेंज का क्या होता है, तो रैपिड डिग्रेडेशन ऑफ एंजाइम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। बाकी यदि हम बात करें और ऑप्शन की, हाइड्रोफोबिक की बात करें, तो हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है, ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। तो हाइड्रोफोबिक मतलब होता है कि पानी से डर लगना और सिग्नल जैसा एस्ट्रॉइड जो खून में प्रोटीन के साथ जुड़कर पूरे शरीर दूर तक जाता है।
ठीक है। तो हाइड्रोफोबिक जो सिग्नल होते हैं, जैसे एस्टेरॉयड हार्मोन जो होते हैं, वो खून में प्रोटीन के साथ जुड़ता है और पूरे शरीर तक फैल जाता है, तो इसका इससे कोई संबंध नहीं है। केवल न्यूरॉन्स में केवल न्यूरॉन्स में उत्पन्न होते हैं, तो ये इसको देखते हैं। तो न्यूरॉन्स के बीच होने वाले सिग्नलिंग को सिनेप्सिस कहते हैं। बहुत डिटेल से मैंने न्यूरल सिस्टम जब पढ़ा था तो उसमें डिस्कस किया था। तो सिनेप्टिक सिग्नलिंग इसको कहा जाता है, जो कि न्यूरो यहाँ पे काम करते हैं। तो पैराकाइन जो है वो शरीर के किसी भी युतक, जैसे घाव भरने पर जो है वो सूजन के दौरान हो सकती है, लेकिन ये न्यूरॉन्स में नहीं होता है, तो ये आपको ध्यान रखना हो। ऑटोक्राइन जो सिग्नलिंग होती है, ऑटोक्राइन सिग्नल जो होते हैं वो सेल सिग्नल होता है अपने आप ही में, तो उसको ऑटोक्राइन बोलते हैं। एक और याद रख सकते हो, ऑटोक्राइन मतलब खुद ही में खुद को सिग्नल दे, तो ये ऑटोक्राइन होता है। ये लास्ट सवाल है, यही इतने 37 ही सवाल जो है वो पूछे गए थे। पूछा है स्मूथ मसल में फिट टू एड्रिनल एड्रीना एड्रीनर्जिक रिसेप्टर जो है उसको सक्रिय होने से होता है, वो सक्रिय यदि होता है स्मूथ मसल में तो क्या होता है, ये सवाल आपसे पूछा है। देखो, आपको समझना है, हमारे शरीर जो होता है ना, वहां पे एड्रेनाइलिन हार्मोन होता है। एड्रेनाइलिन हार्मोन को महसूस करने के लिए कोशिकाओं पर कई सारे रिसेप्टर्स होते हैं हमारे शरीर में, जो है वो एड्रेनेलिन जो हार्मोन है, एड्रेनलिन हार्मोन है, इसको एक्सेप्ट करने के लिए, इसको फील करने के लिए, इसको फील करने के लिए, महसूस करने के लिए क्या होता है, रिसेप्टर होता है। और उस रिसेप्टर को क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है एड्रे एड्रेनेर्जिक रिसेप्टर, एड्रेनेर्जिक रिसेप्टर, एड्रेनेर्जिक रिसेप्टर। और ये जो रिसेप्टर होता है वो होता है अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 और बीटा 2, ये रिसेप्टर होते हैं। तो हमें यहां से सवाल जो पूछा गया है वो बीटा 2 रिसेप्टर से पूछा गया है, बीटा 2 रिसेप्टर से पूछा गया है। तो बीटा 2 जो रिसेप्टर होता है वो मुख्य रूप से जो श्वसन नलियां होती हैं, बीटा 2 जो रिसेप्टर होता है वो फेफड़े की जो ब्रोंकाइटिस होती है ना, वो ब्रोंकाइटिस श्वसन नलियां, जो रक्त वाहिकाएं होती हैं, रक्तचाप जो होता है, और जो गर्भाशय की जो स्मूथ मसल्स होती हैं वहां पे पाई जाती हैं। हमने काफी डिटेल से इस बारे में बात भी की थी, आप क्लास को चेक कर सकते हो। तो ये जो है वो कहाँ पाई जाती है, तो ये जो है वो श्वसन नलिका में पाई जाती है, श्वसन नलियों में पाई जाती है। रिस्पायरेशन जो डक्ट होता है उसमें पाया जाता है। उसके बाद ये जो है वो ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं, रक्त वाहिकाओं में पाए जाते हैं, वेसल्स ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं। उसके साथ ही साथ ये जो है वो यूट्रस क्या स्मूथ मसल्स में पाई जाती है, यूट्रस मतलब गर्भाशय की स्मूथ मसल्स होती हैं वहां पे पाई जाती है। और जब एड्रेनालिन हार्मोन जो है वो बीटा रिसेप्टर से जुड़ता है तो इसे वो एक्टिवेट कर देता है। और एक्टिवेट होने से क्या होता है कि ये जो चिकनी मांसपेशियां जो होती है, स्मूथ मसल जो होती है, वो रिलैक्स हो जाती हैं, डायलेशन में चली जाती हैं। ठीक है, ये एड्रेनलिन के कारण ये जो है वो डायलेशन में चली जाती हैं। तो इसका उपयोग जो है वो कहाँ किया जाता है, तो जब किसी को अस्थमा का दौरा पड़ता है तो उसकी सांस नली जो है वो सिकुड़ जाती है, तो डॉक्टर इसे जो है वो साल्बुटा मोल जो है वो एक बिट्टू एगोनिस्ट होता है, इसको जो है वो इनहेलर दे देता है। और यह दवा जो है वो फेफड़े की चिकनी मांसपेशियों को फिर से रिलैक्स करके चौड़ा कर देता है, जिससे मरीज फिर से सांस ले पाता है। तो ये अस्थमा में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उसको बोलते हैं साल्बुटामोल। साल्बुटामोल क्या है, तो साल्बुटामोल जो है एक बिट्टू रिसेप्टर वाला एगोनिस्ट है, जो कि इनहेलर में रहता है। किसमें होता है, इनहेलर में। आपने देखा होगा इनहेलर जो यूज करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ इससे समझ में आ गया। तो मांसपेशियों का शिथिलन से ये संबंधित है।
मसल रिलैक्सेशन से ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बी रिसेप्टर जो होता है वो स्मूथ मसल्स में पाए जाते हैं, लंग, ब्लड वेसल्स, यूट्रस का जो स्मूथ मसल है वहां एक्शन होता है मसल रिलैक्सेशन या फिर ब्रोंकियाइडेशन। ठीक है, ब्रोंकियाइडेशन। अस्थमा का जो इनहेलर होता है उसमें साल्बुटा मोल होता है, वर्क करता है एक्टिवेटिंग बी टू रिसेप्टर टू ओपन एयरवे। ठीक है, बी टू को जो है वो एक्टिव कर देता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद आपको ये जो है वो ऑप्शंस और ग्लाइकोजन सिंथेसिस की बात करें, ग्लाइकोजन सिंथेसिस, तो ये एड्रानाइलिन हार्मोन जो है वो ग्लाइकोजन को तोड़ता है ताकि ऊर्जा मिले। यह उसे बनाता नहीं है, ये उसे ग्लाइकोजन सिंथेसिस में जो है वो तोड़ता है एड्रानालिन, तभी तो आपको फायर फ्लाइट फाइट एंड फ्लाइट जो है वो एनर्जी वाली चीजें मिलती है। उसके बाद एपोप्टोसिस की बात करें, इस भी ये भी मैंने बता रखा है, काफी डिटेल से बता रखा है, तो ये वाला आप देखो ना, ग्लाइकोजेनिस सिंथेसिस मतलब ये जो है वो तोड़ता है, ब्रेक करता है, ब्रेक करता है, बनाता नहीं है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद जो है वो एपोप्टोसिस की बात करें तो एपोप्टोसिस जो होता है वो जो है वो सेल का प्रोग्राम्ड सेल डेथ होता है, कोशिकाओं का प्रकृति रूप से मरना होता है। तो ये एपोप्टोसिस जो होता है वो प्रकृति रूप से जब सेल डेड होता है, सेल डेड जो होता है नेचुरली, नेचुरली जब होता है तब ये कहलाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। बाकी अल्फा वन रिसेप्टर के बारे में एक फैक्ट याद रख लो। अल्फा वन रिसेप्टर जो होता है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन जो होता है उसको क्या बोलते हैं, वैसो कॉन्ट्रैक्शन इसको कहा जाता है। तो अल्फा वन रिसेप्टर पता होना चाहिए, बीटा टू रिसेप्टर जो है वो रिलैक्सेशन के लिए जरूरी होता है, हमने काफी डिटेल से इसको बताया भी है। ठीक है, तो ये रहा वीडियो पार्ट नंबर 2, जहां पे हमने काफी डिटेल से जितने भी बचे हुए क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस किया। तो आई होप चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूं।